अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 17 होगा। अगर आप इसको पंजाब की बुक से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर नंबर 16 है। अगर आप इसको केपीके की बुक से पढ़ेंगे तो पंजाब की बुक में चैप्टर नंबर 17 है और केपीके की बुक में चैप्टर नंबर 16 है। अगर हम लोगों ने जब अपने कोर्स को डिवाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यूनिट बनाए तो यूनिट नंबर 12 है ये। केपीके वाले बच्चे तो ये पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पंजाब एमडी कैट का पेपर है, एमडी कैट के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर इंक्लूड नहीं है। जब इसके कुछ पार्ट्स, कुछ टॉपिक्स इंक्लूड है, वो टॉपिक आप अपने पास पहले नोट कर लें। केपीके वाले स्टूडेंट्स को टॉपिक नोट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टॉपिक जो है उसमें एक टॉपिक आप लोगों ने स्ट्रेस का पढ़ना है, इसमें एक आप लोगों ने स्ट्रेन का टॉपिक पढ़ना है, इसके बाद आप लोगों ने यंग्स मॉडल्स को डिस्कस करना है। स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, और उसके बाद वो यंग मॉडल्स पे बात करेंगे। देन मैंने कोर्स में लिखा हुआ है कि आप कुछ हुक्स लॉ को भी डिस्कस करें। हुक्स लॉ के बाद एक सब टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो आप लोगों ने पढ़नी है। और देन लास्ट जो चीज़ है वो स्ट्रेन एनर्जी है। उन्होंने अपने कोर्स में एक टॉपिक लिखा हुआ है जो यूएचएस है कि इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी है ना असल में। ये टॉपिक एक है ना बुक में, इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, तो असल में वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर ही आएगी ना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को डिस्कस करें या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को डिस्कस करें, तो बेसिकली जो पार्ट है वो इसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ही पार्ट है। तो मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि ये वाले टॉपिक्स, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, किसी भी जो मटेरियल है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मटेरियल। ठीक, ये आपके कोर्स में इंक्लूड है। एक टॉपिक और इसका इंक्लूड है, वो आप लोगों की है वो एनर्जी बैंड थ्योरी है, वो भी इसी चैप्टर में लिखा हुआ है, एनर्जी बैंड थ्योरी। ये टॉपिक भी इस चैप्टर में इंक्लूड है। मतलब इसकी जो आगे ऑनवर्ड कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जिस तरह मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे लूप वगैरह वाले टॉपिक्स हैं, वो एमडी कैट के पेपर में इंक्लूड नहीं है। ईटा में तो वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं, वो सिंपल से यूनिट भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस क्या चीज़ है। अच्छा, सिंबल में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि केपीके में और पंजाब की बुक्स में सिंबल्स डिफरेंट यूज़ हो रही हैं। तो सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंबल किसी भी चीज़ की वॉट जो मर्जी यूज़ करे ना वो, क्योंकि क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में आता है वो सिंबल के नहीं आ रहे होते। स्ट्रेस की सिंबल सिग्मा भी यूज़ होती है, स्ट्रेस के लिए सिंबल एसपी यूज़ करते हैं। सिग्मा मोस्ट कॉमन टर्म्स है, जितनी भी बुक्स हैं, इवन इंडियन ऑथर्स जितने भी हैं, सब ने स्ट्रेस को सिग्मा से ही शो किया है। तो एस भी शो करते हैं, केपीके की बुक में उसने एस भी शो किया, तो इस फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस क्या चीज़ है, मैं थोड़ा सा जिस तरह हम लोगों ने एफएससी में पढ़ा हुआ था उसमें से कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा उसका एक्चुअल कंसेप्ट समझाने के लिए ना। बाकी आप लोगों ने इन शॉर्ट वही बात बन जाएगी जो आप लोगों ने बुक में पढ़ी हुई है ना, लेकिन थोड़े थोड़े कंसेप्ट हम एफएससी में जो पढ़ते हैं वो अपनी सिर्फ बुक की वर्डिंग मैच करने के लिए पढ़ लेते हैं। तो कुछ कंसेप्ट हम अब थोड़े से डिटेल में इसके जाएंगे। सपोज करें ये कोई वायर है, वायर कर लेते हैं, ये कोई वायर है, इसको इस एंड से आप लोगों ने यहाँ पर बांध दिया हुआ है। इस वायर को इस सपोर्ट के साथ आप लोगों ने बांध दिया हुआ है, मतलब इसका ये एंड आप लोगों ने फिक्स कर दिया, एंड फिक्स हो गया। अब इस वायर को इस तरफ आप एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, यानी इस वायर पर इस डायरेक्शन में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ये वैसे ही है ना जिस तरह आप लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी थी कि जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम होता था, ये स्प्रिंग था ना, तो अगर हम इस स्प्रिंग के साथ मास अटैच करें या हम इसको नीचे की तरफ खींचें, तो हम तो इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते थे वो डाउनवर्ड लगा रहे होते थे ना। और हमें पता था कि इस स्प्रिंग के अंदर एक अपर डायरेक्शन में भी फोर्स लगती थी, जिसे हम किसका नाम देते थे, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते थे। तो जिस तरह स्प्रिंग में ये होता है ना, अगर हम उस स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट जनरेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। बिल्कुल वैसे ही होगा कि इस बॉडी को जब आप उस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इस वायर के अंदर एक फोर्स टुवर्ड सेंटर डेवलप होगी, ठीक है ना, या एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डेवलप होगी,
उस फोर्स को हम किसका नाम देंगे? रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे। वैसे इसको कुछ ज़्यादातर लोग ना ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, यानी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप लोगों ने अप्लाइड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हुई जिसे हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दे रहे हैं। ज़ाहिर है इसका ये वाला एंड तो आप लोगों ने फिक्स किया हुआ है ना, यानी इस एंड को आप लोगों ने फिक्स किया हुआ है। अगर ये वाला एंड आप लोगों ने फिक्स किया हुआ है तो ये वाला जो रॉड है या स्ट्रिंग है ये ऑलमोस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये वाला रॉड या जो स्ट्रिंग है वो ऑलमोस्ट किस में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसका ये वाला एंड फिक्स है और आप इसको उधर खींच रहे हैं। तो ऑलमोस्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जब ये होती है ना, यानी ये 99% ये जो आपके पास है रोप स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही रहती है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है और एक्सटर्नल फोर्स आपस में इक्वल होती हैं। यानी हम जब डिस्कस करते हैं ना, हमारी बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं, हम किसी भी वायर पर जब फोर्स लगाते हैं तो हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ही अंदर कंसिडर करते हैं। और कोई भी बॉडी जिस पर फोर्स लग रही होती है 99% जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी किसी भी यूनिवर्सिटी में वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के ही होते हैं। तो हमारे कोर्स में तो खैर आप लोगों ने यही समझना है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है। और इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स आपस में बराबर होती हैं। सारी स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था, स्ट्रेस का जब हम फार्मूला लिखते हैं, एक्चुअल जो डेफिनेशन है स्ट्रेस की, उसमें ये मसला बन सकता है कि वो आपसे अगर पूछे कि आप स्ट्रेस में, ये बात तो ठीक है स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो जब एक्चुअल जो डेफिनेशन है स्ट्रेस की, यहाँ पर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वो अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है या रिस्टोरिंग फोर्स है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स हम लिख रहे होते हैं। तो जब हम इसकी प्रॉपर अगर डेफिनेशन लिखें तो हम ये कहते हैं कि द इंटरनल फोर्स, सॉरी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया वैसे हम लिख सकते हैं। हमें कहना चाहिए पर यूनिट, ये जो ये वाला एरिया लिखना चाहिए ना, ये इसको पर यूनिट एरिया तो नहीं कहते, इस एरिया का अपना एक स्पेशल नेम नहीं होता। इस एरिया का स्पेशल नेम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना। तो पर यूनिट हमें लिखना चाहिए क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलिए जी, मैंने बड़ी कोशिश की है कि बहुत प्रिसाइज वर्ड यूज़ करूँगा जो एक्चुअल वर्ड इसके लिए यूज़ होते हैं। अब रही बात वो कि हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हम जो डिस्कस करते हैं वो किस में डिस्कस करते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस केस में आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाता है तो उसमें आप लोगों ने अब कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स आती नहीं। तो बाय डेफिनेशन यहाँ पर होना चाहिए इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये वाली अगर स्टेटमेंट लिखी हुई आती है तो इसको हम करेक्ट रिज्यूम करेंगे। या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस में हम जो फोर्स ले रहे होते हैं ना, उस फोर्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिफार्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, भी वर्ड यूज़ करते हैं। डिफार्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब हम किसी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाएं और वो फोर्स बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन लेकर आए, तो डिफार्मिंग फोर्स जिस एरिया पे लगाएंगे, एरिया तो फिक्स है, आपको समझ आ गया कि इस केस में एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शन ही हम ले रहे हैं। तो उस चीज़ को हम नाम देंगे कि डिफार्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नेम्ड एज स्ट्रेस का नाम दे देंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हम जो एक्चुअल में फोर्स आती है वो कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स ही ले रहे होते हैं। लेकिन हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये हमेशा वैसे रिस्टोरिंग एक्सटर्नल की इक्वल होता नहीं है। 99% ऐसे प्रॉब्लम्स ही होते हैं जिनमें रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल आपस में बराबर ही होती है, क्योंकि हमारे बुक में वो एक्सेप्शन वाले प्रॉब्लम्स की डिस्कशन नहीं है, थोड़ी बात लंबी हो जाती है उससे। तो इसलिए हम इसी बात पे ही लिमिटेड रहेंगे कि रिस्टोरिंग को हम एक्सटर्नल की इक्वल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो डेफिनेशन में है वो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स हम यूज़ नहीं करते। एक तो ये बात होगी। आगे चलते हैं फर्दर। नेक्स्ट हम अगर इसकी यूनिट वगैरह की बात करें, नेचर की बात करें, तो स्ट्रेस हमें समझ आ गया, इसका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट अगर इसकी बनाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। न्यूटन का हम क्या लिख सकते हैं? एम ए होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर स्क्वायर। एक मीटर मीटर से कैंसिल हो सकता है, तो किलोग्राम मीटर और साथ में सेकंड स्क्वायर। तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/मीटर स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम मीटर और साथ में सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ये वो कह रहे हैं स्ट्रेस।
आपके पास किसी भी बॉडी पर लग रही है उसकी ये दोनों यूनिट्स होंगी। ये भी इसकी एसआई यूनिट है और ये भी इसकी एसआई यूनिट है ना। और अगर हम इसकी यहाँ से डायमेंशन बना लें तो केपी के और नम्स में डायमेंशन इंक्लूड है, तो किलोग्राम की डायमेंशन होगी m, मीटर की ऊपर जाकर l-1, टी ऊपर जाकर t-2, इसकी डायमेंशन m-1 t-2 बनेगी। जहाँ तक बात है नेचर की ना, नेचर वाइज बेहतर तो यही है कि स्ट्रेस के अगर नेचर आ जाए तो आप इसको प्रेफरेंस जो है वो टेंसर ही लिखें। नंबर 1 का मतलब प्रेफरेंस पे अगर ऑप्शन लिखे हुए हो तो आप टेंसर को प्रेफर करें, लेकिन अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड प्रेफरेंस फिर आपकी क्या होगी, स्केलर होगी। 1-2 का मतलब है फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, टेंसर, ये क्वांटिटी टेंसर है। प्रेशर भी टेंसर ही होता है ना, प्रेशर जो होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की भी फर्स्ट प्रेफरेंस जो हमारी होती है वो क्या होती है, टेंसर ही होती है। और सेकंड प्रेफरेंस क्या होगी, स्केलर हम लिखेंगे। ये बिल्कुल वैसी बातें हैं जिस तरह हम कहते हैं ना अल्टरनेटिंग करंट है उसको फेजर लिखें, लेकिन फेजर नहीं है तो चलो फिर वेक्टर या रोटेटिंग वेक्टर लिख लें, मतलब वो वैसे उसी तरह का उसका बिहेवियर होता है, ठीक है ना। जिस तरह वेक्टर ऐड होते हैं उसी तरह फेजर्स भी ऐड होते हैं। इस तरह जिस तरह स्केलर जिस मेथड से ऐड होते हैं उसी मेथड से टेंसर भी ऐड होते हैं, इसलिए हम स्केलर को टेंसर से रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था इस चीज़ का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बातों को। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के मैं फार्मूला लिखना शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, स्ट्रेस का फार्मूला भी आप लोगों ने लिखा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और एरिया आपको समझ आ गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ पर इस फोर्स एरिया जो होगा ना, एरिया तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि सपोज करें जिस बॉडी पर फोर्स लग रही हो, अगर वो कोई रिंग शेप हो, यानी सर्कुलर शेप की कोई रिंग हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, या आपका क्वेश्चन ये आ जाए कि आप जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो स्क्वायर शेप की हो, या क्वेश्चन आ जाए कि आप जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की हो, रेक्टेंगुलर शेप का उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना। सर्कुलर शेप का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझ लें। देखिए सपोज करें ये कोई सिलेंडर है ना, ये ज़रा बात सुनिएगा ध्यान से। इस सिलेंडर का एक एंड चले मैंने ऊपर फिक्स किया है, सिलेंडर का एक एंड ऊपर फिक्स हुआ है, और इस नीचे वाले एंड पे सपोज करें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ना, हमें पता चल गया हम जो अप्लाई करते हैं उतनी क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। तो हम अपनी अप्लाइड को एक्सटर्नल कह रहा हूँ, जो एक्सटर्नल होगी और रिस्टोरिंग आपस में बराबर होती है, तो इसलिए हम रिस्टोरिंग लिख लें या एक्सटर्नल लिख लें, अब मीनिंग सेम ही है, लेकिन बाय कंसेप्ट चीज़ एग्जैक्ट पता होनी चाहिए कि अगर कभी एमसीक्यू में आ जाए तो फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू को प्रेफरेंस देंगे, या अगर बोथ के ऑप्शन होंगे, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और बोथ का ऑप्शन ना हो, तो फिर प्रेफरेंस किसकी है। मैंने क्या बोला था, 99% ये चांस हैं कि एक्सटर्नल और रिस्टोरिंग बराबर हो। वो 1% वाला एमसीक्यू बन गया ना फिर, तो फिर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगी वो स्ट्रेस होगी। हाँ अगर बोथ के ऑप्शन है फिर आप क्या चूज़ कर लेंगे, बोथ की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि फिर अब वो 99% वाली डोमेन में आ जाएंगे। तो अगर बोथ ऑप्शन ना हो तो फिर ये क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बोथ हो तो ये फिर भी रिस्टोरिंग भी लिख सकते हैं और इसको एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि हम बोथ में प्रेफरेंस किसको करेंगे, रिस्टोरिंग को करेंगे, वो जो 1% वाली डोमेन थी उसकी वजह से। खैर मैं बात ये कर रहा था, सर्कुलर शेप में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। देखें ये कोई रॉड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का रॉड है, आप इस रॉड के ऊपर यूँ फोर्स लगा रहे हैं, तो अब आप जो फोर्स लगा रहे हैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगा रहे हैं ना, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस शेप का है, सर्कुलर शेप का नहीं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कैसे निकालेंगे, सर्कुलर शेप ही है ना एक तरह की। रिंग ना लिखे चले, रिंग में आप उसमें चले जाते हैं, इसको पाई आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इस चीज़ को आप देखेंगे, ये इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है ना। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का किसी जो रॉड का कोई क्वेश्चन आ जाए या सिलेंडर का जो क्वेश्चन आ जाए, इसका सिलेंडर भी हिंट लिख लेना। अगर किसी सिलेंडर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर इस फार्मूले में एरिया की जगह पर क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे, आर उसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो हो सकता है क्वेश्चन में आप उसका डायमीटर भी गिवन हो, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ना, डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायमीटर बाई 2 जो होगा वो इक्वल टू रेडियस की इक्वल होगा। तो आपको आइडिया हो गया कि हम एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर कब लिखेंगे, जब किसी सिलेंडर के क्वेश्चन आ रहे होंगे, उस वक्त एरिया की जगह पर हम पाई आर स्क्वायर लिख सकेंगे।
अगर इसी तरह किसी बॉडी पर फोर्स लग रही हो और वो जो जिस बॉडी पर फोर्स लग रही है अगर वो स्केयर शेप की हो, यूँ फोर्स लग रही हो, तो इस केस में स्केयर का एरिया लेंगे और स्केयर के एरिया की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एल स्केयर लिख देंगे। वैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके एमसीक्यू में यूनिवर्सिटीज में, वो जो फोर्स लग रही होती है वो स्केयर शेप बॉडी पे लग रही होती है और एरिया की जगह पर फिर क्या लिखते हैं, एल स्केयर से निकाल लेते हैं। स्केयर का मतलब पता है ना, लेंथ हर साइड की क्या होती है, सेम ही होती है ना, तो एल स्केयर से एरिया निकल आएगा। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन कम आते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल शेप का ये वाला जो एरिया लेना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही हम ले रहे थे, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल स्क्वायर की इक्वल होगा। अगर वो बॉडी जिस पर फोर्स लग रही हो वो यूँ रेक्टेंगुलर शेप हो, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप हो तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, एरिया सॉरी लेंथ ये विड्थ हो जाएगी। उसमें यह एरिया की जगह पर क्या लिखेंगे, उसमें एरिया की जगह पर आप लोगों ने लिखना पड़ेगा लेंथ और मल्टीप्लाई इसको करेंगे किसी से, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बच्चों डिफरेंट पॉसिबल चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, कि अगर आपको इस तरह के आ जाए कि ये आपको सर्कुलर शेप का एरिया नज़र आ रहा हो जिस तरह सिलेंडर का होता है, अगर आप उसको यूँ फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एरिया की जगह पर पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर शेप का सवाल आ जाए, इसकी जगह पर एल स्क्वायर से सॉल्व करें। रेक्टेंगुलर शेप का आ जाए तो लेंथ इंटू विड्थ के फार्मूला से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान सी बात है, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन होगी, इनकी आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। आप खुद एक सिलेंडर अज्यूम कीजिएगा, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को अज्यूम करें और लेंथ कुछ माइंड में रख लीजिएगा, तो आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी की कंटिन्यूटी में सिलेंडर की मैं बात करता हूँ। नॉर्मली जब सिलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो ये कहता है कि सिलेंडर है, उसको एक एंड से उसने फिक्स किया हुआ है और वो सिलेंडर वर्टिकली हैंग हुआ है, वर्टिकली हैंग हुआ है। अब क्वेश्चन उसका ये आता है कि इस सिलेंडर के ऊपर जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही है वो कैलकुलेट करें। फोर्स उसने अप्लाई नहीं की, वो कहता है सिलेंडर है वो वर्टिकली हैंग हो रहा है और वो जो है उसके ऊपर लगने वाली स्ट्रेस बताएं। तो देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर वो फोर्स अप्लाई अगर नहीं कर रहा, यानी फोर्स अप्लाई करने की उसने बात ही नहीं की ना, तो आप लोग ज़रा खुद सोचो, इस अगर जो सिलेंडर है, ज़रा सिलेंडर मासलेस तो नहीं होगा, सिलेंडर की मास तो होगी। इस केस में सिलेंडर मासलेस नहीं होगा, सिलेंडर की क्या होगी, मास तो होगी। अगर सिलेंडर की मास भी है तो इस केस में उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही होगी वो डेफिनेटली किसकी इक्वल होगी, एम जी के बराबर होगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिलेंडर की मास आइडिया हो, सिलेंडर की क्या चीज़ गिवन हो, मास गिवन हो, इवन वो एक्सटर्नल फोर्स ना भी के उस पर लग रही है, तो हमें फिर भी पता है कि सिलेंडर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसकी वेट की फोर्स लग रही होगी। तो फिर जो फार्मूला बनेगा इस केस में, एफ की जगह पर एम जी लिख देंगे। अगर सिलेंडर का सवाल है तो उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी जिसको जैसे वर्टिकली जब आप लोगों ने हैंग करना है, एक एंड फिक्स कर दें, दूसरा एंड फ्री छोड़ दें, तो फ्री एंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी वो वेट की फोर्स तो होगी। क्लियर होगी बात। तो आप एम जी लिख लेंगे, एम उस सिलेंडर की मास बाय पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में अगर वो कहते हैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है, अगर तो आपको सवाल में सिलेंडर की मास नहीं गिवन, एक्सटर्नल फोर्स गिवन है और सिलेंडर की मास नहीं गिवन, तो आप यही समझेंगे कि वो मासलेस सिलेंडर है। अगर सिलेंडर की मास नहीं गिवन तो आप यही समझेंगे वो मासलेस सिलेंडर है। सिंपल फार्मूला एफ ओवर पाई आर स्क्वायर से आप आंसर निकाल लेंगे, इन जो फोर्स गिवन होगी उसी को पुट करेंगे। लेकिन अगर इस सवाल में आपको सिलेंडर की मास भी बता दें तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों ने अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ नहीं होती, इस फार्मूले में जो फोर्स यूज होती है वो एक्सटर्नल नहीं होती बल्कि वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। इस केस में देखें ना, अगर एम जी डाउनवर्ड लग रही है तो अपवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है और रिस्टोरिंग फोर्स एम जी के बराबर होगी। अब आप लोगों ने इस पर एक्सटर्नल जो फोर्स आपने लगाई है वो तो आप कुछ लगा रहे हैं, लेकिन अगर इसकी मास गिवन हो तो मास की वजह से इस सिस्टम पर अपनी फोर्स भी तो लग रही है, वो कौन सी होगी, एम जी होगी। अगर सिलेंडर की मास ना गिवन हो तो सिलेंडर को मास लेस सब समझेंगे, लेकिन अगर सिलेंडर की मास भी गिवन हो तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने इन दोनों फोर्सेस को यहाँ पर पुट करना है, यानी स्ट्रेस का फार्मूला इस केस में जो बनेगा वो आपका एफ एक्सटर्नल प्लस हम क्या लिखेंगे, एम जी और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक तो वो एक्सटर्नल फोर्स है जो वो अप्लाई कर रहा है, एक उसकी मास की वजह से जो लग रही है, क्योंकि ऊपर जो हम लोगों ने तो असल में कौन सी फोर्स देखनी होती है, हम लोगों ने इस जगह पर रिस्टोरिंग फोर्स देखनी होती है। तो रिस्टोरिंग क्या एक्सटर्नल की इक्वल होगी, रिस्टोरिंग एम जी को भी तो बैलेंस करेगी ना, रिस्टोरिंग फोर्स ने एम जी को भी तो बैलेंस करना है, तो रिस्टोरिंग जो ऊपर होगी वो इन दोनों के सम की इक्वल होगी। तो ये बस चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर सिलेंडर की मास गिवन हो
तो फिर फॉर्मूला एक्सटर्नल प्लस mg बाई पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन ज़्यादातर जो सवाल आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है जिसमें उसने एक्सटर्नल फोर्स नहीं ली होती, सिर्फ मास गिवन होती है, तो हम mg से सॉल्व करते हैं। या अगर वो एक्सटर्नल फोर्स बोल देता है तो क्वेश्चन में सिलेंडर की मास नहीं गिवन होती। तो अगर सिलेंडर की मास नहीं गिवन तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उस केस के अंदर आप लोगों ने फिर उसको रिप्लेस कर देना है, सिलेंडर की मास को आप लोगों ने एम अगर नहीं गिवन तो फिर उसको जीरो ज्यूम कर लेंगे। ये बस एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। समटाइम ऐसा हो जाता है, ये तो एक एक्सेप्शन केस है, इसका क्वेश्चन अभी तक मैंने किसी यूनिवर्सिटी में देखा नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन माइंड में रखना है आइडिया। एक छोटी सी बात और कर देता हूँ, देखिए समटाइम ये होता है, ये जो सिलेंडर के जब सवाल आते हैं ना, लेकिन अब ये समझिए कि सिलेंडर पर जो फोर्स लग रही है वो एम की वजह से लग रही है। तो समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सिलेंडर की मास की बजाय आपको सिलेंडर की डेंसिटी और सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन होता है, यानी मास गिवन नहीं होती, उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन होता है। तो आपको बात तो समझ आ गई होगी। हमें तो यहाँ पर मैस चाहिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास को यहाँ से निकाल लेंगे, डेंसिटी इंटू क्या करके, वॉल्यूम करके। तो कुछ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि सिलेंडर के जब क्वेश्चन आते हैं तो डेंसिटी और वॉल्यूम वगैरह गिवन होते हैं, तो आप लोगों को तो इस फॉर्मूले में मास चाहिए होती है। तो डेंसिटी को यूज़ करके, डेंसिटी और वॉल्यूम अगर पता हो तो उनको यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, उसकी मास बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वॉल्यूम गिवन हो, ये भी हो सकता है कि आपको क्या हो, इस सिलेंडर की लेंथ गिवन हो, इस सिलेंडर की लेंथ गिवन हो और इसका ये वाला रेडियस गिवन हो। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला भी तो आपको आना चाहिए ना। सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया बन गया इस जगह का, इधर का इधर का बात तो एक ही है ना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एल से। ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है। लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन कम ही आने के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को ज़रूर माइंड में रखें। अगर आपको मास ना गिवन हो तो डेंसिटी और वॉल्यूम गिवन हो, डायरेक्ट मास बना लेंगे। ये भी हो सकता है कि वॉल्यूम डायरेक्ट ना भी गिवन हो, आपको सिलेंडर की लेंथ गिवन हो और उसका रेडियस गिवन हो, तो फिर सिलेंडर के वॉल्यूम की क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मल्टीप्लाइड बाई इसकी लेंथ। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एल के फार्मूला से आ जाएगा। ये बेसिकली बच्चों पॉसिबल एमसीक्यू है जो आप लोगों के स्ट्रेस के रिलेटेड किसी भी तरह से बन सकते हैं। इनको आप लोगों ने ध्यान से एक नज़र देख लेना है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस की जो फर्स्ट टाइप बनती है ना, जिस तरह हमारी बुक में उसने लिखा हुआ है, उसने इसको टेंसाइल स्ट्रेस लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेस लिखा हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस में वो यही बात कर रहा है कि कहते सपोज करें आपका ऐसे एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड के ऊपर आप लोगों ने क्या लगाई है, फोर्स अप्लाई की है, और उस फोर्स के अप्लाई करने से ये जो रॉड है उसकी किस में इंक्रीज आ रही है, यानी फोर्सेस आप लोगों ने अप्लाई की और फोर्स के अप्लाई करने से जिस रॉड की हम बात कर रहे हैं, अगर उस रॉड की लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेस जिसकी वजह से किसी रॉड वगैरह की लेंथ जो है उसमें क्या आ रही हो, इंक्रीज आ रही हो, ऐसी स्ट्रेस को हम किसका नाम देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस में ये होता है कि अगर ऐसी स्ट्रेस होती है जो हम किसी रॉड पर लगाएं तो उससे क्या इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, उस स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहते हैं। वैसे पंजाब की बुक में तो लाइन लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है कि टेंसाइल स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड, टेंसाइल स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। हालांकि इन दोनों में फ़र्क होता है। एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है कि दोनों टेंसाइल का और कंप्रेसिव दोनों में लेंथ चेंज होती है। टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों में, दोनों ही किसको चेंज करते हैं, दोनों में लेंथ चेंज होती है। टेंसाइल में भी लेंथ चेंज होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी लेंथ चेंज होती है, लेकिन टेंसाइल के लिए याद रखना इसमें लेंथ इंक्रीज होती है। देर अगर इधर फोर्स लग रही है इधर भी तो लग रही होगी, अंडरस्टूड सी बात है। राड को अगर आप इस तरफ खींचते हैं तो उधर भी तो खींच रहा होगा ना। इसी तरह अगर हम किसी राड को कंप्रेस करते हैं, ये कोई रॉड है, आप इस रॉड को यूँ कंप्रेस कर रहे हैं, तो अगर कंप्रेस कर रहे होंगे तो इस केस के अंदर इसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो अगर लेंथ डिक्रीज हो रही हो, लेंथ देखिए मैंने क्या बोला कि टेंसाइल और कंप्रेसिव में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में लेंथ चेंज होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ क्या हो रही होती है, डिक्रीज इन लेंथ आ रहा होता है। एक में इंक्रीज है एक में डिक्रीज है। तो अगर आपके एमसीक्यू आए नहीं, द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच इंक्रीज द लेंथ दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस एंड द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच डिक्रीज द लेंथ
दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव, नाम से ज़्यादा कंप्रेसिव इसको बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों में लेंथ चेंज होती है। या अगर एमसीक्यू आज टेंसाइल स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड तो कंप्रेसिव बोल देंगे। वो क्यों कह रहा है टेंसाइल को कंप्रेसिव बोल रहा है, क्योंकि दोनों में किस में चेंज इन्वॉल्व है, लेंथ में चेंज आ रही है, इसी टेंसाइल को कंप्रेसिव वो बोल देता है। अदरवाइज दोनों का आपस में डिफरेंस क्या है, एक में इंक्रीज है लेंथ, एक में डिक्रीज है। हाँ, इन दोनों को कंबाइंड नेम दे सकते हैं। अगर इन दोनों का कंबाइंड नेम देना चाहें तो दोनों का कंबाइंड नेम होता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो कंबाइंड नेम अगर आप देना चाहें लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों का कंबाइंड नेम होता है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ही नाम दे रहे होते हैं। ये आपको आइडिया हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होगी वो उसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस की फॉर्म में और दूसरा आप उसको लिख सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की फॉर्म में। तो आपको आइडिया हो गया, इसका जो फार्मूला लिखेंगे स्ट्रेस का, तो इसमें वही फोर्स पर यूनिट क्या होगा, एरिया होगा। और एरिया आप लोगों ने जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इस जगह का एरिया लेना है, इस जगह का एरिया नहीं लेना, यानी सरफेस एरिया नहीं ले लेना। कौन सा लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये मैं भी आपको कंसेप्ट बार बार जो मैं क्रॉस सेक्शन पे जोर दे रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा कंसेप्ट मॉडिफाई भी करता है इसका। इधर तो क्रॉस सेक्शन एरिया ही होगा। एक और स्ट्रेस होती है जिसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका तल्लक किसके साथ होता है, इसमें होता ये नहीं, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है इसका व्यू समझ लें कि आपके पास एक जो है वो ये बॉल नहीं होती जिससे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, उससे समझे। जिस तरह बड़े बच्चों की बात कर लेते हैं, छोटों की क्या कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल नहीं होता, उस फुटबॉल को अगर आप वाटर में डिप कर दें, ये फुटबॉल है, आप लोगों ने इसको वाटर में डिप कर दिए, तो फुटबॉल के अंदर अपनी भी तो एयर होगी ना, वो एयर के मालिक्यूल उस फुटबॉल की सरफेस को बाहर की तरफ खींचेंगे। और इसको आप लोगों ने किसी लिक्विड में डिप कर दिया, किसी फ्लूइड में डिप कर दिए, तो फ्लूइड क्या करेगा, इसको बाहर से यूँ इस जगह पर प्रेशर लगाएगा, इधर हर जगह पर प्रेशर लगाएगा। यानी इस केस में उसने जो प्रेशर लगाना है वो हर साइड से क्या लगा रहा होगा, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ। मैं फोर्स शो कर रहा हूँ क्योंकि प्रेशर की डायरेक्शन तो होती नहीं, फोर्स की डायरेक्शन तो होती है। तो इसका मतलब ये कि इस पर इस केस में क्या लग रहा है, ये वही बात है कि जिसमें एक फुटबॉल है उसको आप लोगों ने पानी में डिप कर दिया है, तो वाटर के मालिक्यूल उस पर हर साइड पे फोर्स लगा रहे हैं। समझ आएगी बात की। अब इस केस में एक ऐसी स्ट्रेस लग रही है इस पर जिस स्ट्रेस की वजह से बेसिकली वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच डिक्रीज द वॉल्यूम, कि वो स्ट्रेस की टाइप जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो, वॉल्यूम चेंज हो, देन दैट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज नेम्ड एज कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में जो वॉल्यूम है वही क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। अब इस केस में जो फार्मूला होगा स्ट्रेस का फार्मूला, तो अब ये लिखोगे फोर्स पर यूनिट एरिया लिखोगे, लेकिन इसमें एरिया कौन सा लेंगे, इसमें आप लोगों ने उस बॉडी का टोटल एरिया लेना है। इसमें उस बॉडी का कौन सा लेंगे, टोटल एरिया ऑफ बॉडी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में जब वो पानी के अंदर डिप हुआ हुआ है, पानी के अंदर डिप हुआ हुआ है, ये आप में से जो एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं आपके कोर्स में सिर्फ टेंसाइल है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ईटा वाले बच्चे जो हैं उन्होंने बाकी भी पढ़नी, लेकिन मैं यही हर साल करता हूँ कि मैं सारी स्ट्रेस की टाइप्स और सारे मॉडल्स एमडी कैट में भी पढ़ाता हूँ। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि जो एमडी कैट के कोर्स में वो मेनली टेंसाइल ही है, ये ईटा वगैरह वाले कोर्स में, लेकिन मैं हर साल ये सारी स्ट्रेस की टाइप्स एमडी कैट में भी पढ़ाता हूँ। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सारी टाइप्स पढ़ें इसकी, ठीक है। लेकिन उन्होंने कोर्स में बस इसको मेंशन किया हुआ। अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में आपको समझ आएगा, इसमें टोटल एरिया ऑफ बॉडी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया किसका लेना है, जिस पर फोर्स लग रही है, तो फोर्स इसमें हर तरफ से लग रही है, इसका मतलब इस केस में क्या लेंगे, टोटल एरिया ऑफ बॉडी लेंगे। और इसमें आप लोगों को याद रखिएगा ये जो स्ट्रेस है जिसे हम बोल रहे हैं मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, अब इसमें जो फोर्स लग रही है ये मैंने बताया ना हर तरफ से फोर्स लग रही होगी, पानी के अंदर उसको डिप किया हुआ है तो हर तरफ से क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया इस बॉडी पर लग रहा है ना, इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम डेल्टा पी भी कह सकते हैं। वो लोग वैसे पी कहते हैं, केपीके की बुक में उसने एक जगह पर डेल्टा पी लिखा हुआ है तो उसने ठीक लिखा हुआ है, असल में यहाँ पर हमें इसको डेल्टा पी कहना चाहिए। प्रेशर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, ये सिर्फ कब एफ ओवर ए को प्रेशर कह सकते हैं, जब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। चलिए मैं पूरी बात लिख सकता हूँ फिर आगे बात कर लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होती है वो प्रेशर की इक्वल होती है, बाकी स्ट्रेस प्रेशर की इक्वल नहीं होती। ओनली ओनली लिखिए, ओनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को
प्रेशर की को लिख सकते हैं। लोग पी लिखते हैं, लेकिन मैं डेल्टा पी लिख रहा हूँ। केपी की बुक में डेल्टा पी है। बताता हूँ डेल्टा पी क्यों ठीक है, पी क्यों रॉन्ग है ना, और जो लोग पी लिखते हैं वो क्यों पी लिख सकते हैं वो भी बताता हूँ। सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो प्रेशर की को लिखी जा सकती है, बाकी स्ट्रेस को प्रेशर नहीं लिख सकते। इसको क्यों लिख सकते हैं प्रेशर की को? देखिए ये बिल्कुल प्रेशर की तरह नहीं है। आप लोगों ने बॉल को रखा, बॉल पर हर तरफ से फोर्स लग रही है, ठीक है, यूँ बॉल पर हर तरफ से फोर्स लग रही थी, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेशर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम प्रेशर की को लिख सकते हैं। मैं डेल्टा पी क्यों लिख रहा हूँ? डेल्टा पी मैं इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, सपोज करें वो P1 है, तो मैंने कहा था सपोज करें बॉल है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के मालिक्यूल खुद भी तो फोर्स लगा रहे होंगे। जिस तरह बॉल ही आप समझे, उधर से आपको समझ आएगी। फुटबॉल के जो मालिक्यूल है उसके अंदर एयर है, एयर के मालिक्यूल बाहर की तरफ प्रेशर नहीं लगा रहे होंगे P2, ये अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। प्रेशर स्केलर होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये जो एरो फिर आप क्यों बना रहे हैं, एरो बना रहे हैं किसके लिए? फोर्स के लिए। तो जब भी कभी प्रेशर का एरो देखो, इसका मतलब है वो एरो असल में फोर्स का एरो होता है, वैसे वहाँ प्रेशर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अगर इनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं तो एयर के मालिक्यूल बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो नेट प्रेशर बनेगा वो क्या होगा? P1 माइनस क्या होगा? P2 होगा। अगर हम इसको लार्जर कहते हैं, P1 माइनस P2 होगा तो डेल्टा P हुआ ना। तो कुछ लोग इस डेल्टा P की जगह पर सिंपल P लिख देते हैं, तो वो जो P कुछ बुक्स में लिखा होता है उनका मकसद भी कहने का क्या होता है? चेंज इन प्रेशर या नेट प्रेशर ही होता है, कि नेट प्रेशर जो इनवर्ड लग रहा है वो P लिखा होता है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है, बातों की एमसीक्यू की तरफ आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच चेंज द वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें एरिया कौन सा लेना है? इसमें तो हर तरफ से फोर्स लग रही होती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में तो हर तरफ से क्या लग रही होगी? फोर्स लग रही होगी। जब हर तरफ से फोर्स लग रही है तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ क्या लेना होगा? बॉडी लेना होगा, जिससे इस बॉडी का टोटल एरिया लेंगे। और ये जो स्ट्रेस होती है इसका बिहेवियर किसके साथ मैच करता है? प्रेशर के साथ मैच करता है। तो अगर आपसे कहे कि किस स्ट्रेस को आप प्रेशर की इक्वल लिख सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी दैट इज इक्वल टू प्रेशर होगी। अब अगर एमसीक्यू आ जाता है कि प्रेशर होगी या चेंज इन प्रेशर होगी, तो मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो फिर चेंज इन प्रेशर ही होगी। प्रेशर लिखना फिर इसको गलत होगा, क्योंकि कुछ लोग जो पी भी लिखते हैं वो असल में नेट प्रेशर ले रहे होते हैं, तो बाय कंसेप्ट तो उसकी मीनिंग क्या बनते हैं सॉरी, डेल्टा पी की इक्वल ही बनते हैं। उम्मीद आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। तीसरी जो स्ट्रेस की टाइप होती है उसे हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। यानी तीसरी जो स्ट्रेस की टाइप है उसे हम शेयर स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं, शेयर स्ट्रेस, या उसको हम नाम दे रहे हैं टेंडेंशियल स्ट्रेस का। देखें ज़्यादातर जब मैं स्ट्रेस पढ़ाता हूँ तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ, बस फोर्स पर यूनिट एरिया आप लोगों ने पुट करना है। इस दफ़ा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये डिबेट शुरू हुई है कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बोर्ड्स में बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और कुछ बोर्ड्स में जिनके पेपर टफ आते हैं उन बोर्ड्स में बच्चों के नंबर ज़्यादा कम ही आते हैं। तो वो बच्चे फिर एडमिशन इस बेस पे लेते थे कि वो इंटरेस्ट में उन बाकी बच्चों से थोड़ा आगे चले जाते थे। लेकिन अगर टेस्ट आसान बनता है तो फिर तो वो जो लाइक स्टूडेंट्स हैं जिसमें किसी अच्छे बोर्ड में होने की वजह से जिसके नंबर कम आए हैं, वो स्टूडेंट तो बहुत पीछे रह जाएगा ना। तो इसलिए चांसेस ये हैं कि शायद इस दफ़ा पेपर थोड़े टफ बने ना। तो इसलिए आप लोग चीज़ों को मैथमेटिकल वर्जन के साथ साथ जो थ्योरेटिकल वर्जन है ना उस पर ज़्यादा काम करें। मतलब उनकी एग्जैक्ट थ्योरी की बात आपको पता हो कि इस टॉपिक में एग्जैक्ट ये बात हो रही है, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जनरल वो जिस तरह हम एफएससी में ज़्यादातर फिजिक्स पढ़ते हैं उस तरह पढ़ कर चले जाएँ और वो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट डालता जाए तो आपके वो एमसीक्यू रॉन्ग होते जाए ना। ये थोड़ा सा आप लोगों ने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद है इतना बड़ा इशू तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। टेंडेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंडेंशियल स्ट्रेस में ये कहते हैं कि सपोज करें ये बेसिकली कोई मैं 3D में नहीं बना रहा, यूँ समझिए कि क्यूब ही है, तो क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर हम इसके ऊपर यूं अलोंग द टेंजेंट, सपोज करें मैंने इसके नीचे वाला एंड फिक्स कर दिया, नीचे वाला एंड मैंने इसका फिक्स किया है। अब मुझे नजर आ रहा है इसमें सारे एंगल 90 डिग्री है, क्यूब है ना, जो मैं उसकी एक साइड नजर आ रही है सारे एंगल 90 डिग्री है। मैंने इस पर यूं अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेस सप्लाई की, अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेस सप्लाई की है, फोर्स सप्लाई की बात हुई की है। जब मैंने इसके ऊपर यूं टेंजेंट के अलोंग स्ट्रेस सप्लाई की है तो ये थोड़े से यूं नहीं चला जाएगा, यानी नीचे से तो हम लोगों ने इसको फिक्स किया हुआ था ना, तो ये यूं हो जाएगा थोड़ा सा, सॉरी इस जगह पर हो गया, नीचे वाला एंड अगर आप लोगों ने इसको फिक्स किया हुआ है तो ये चीज़ हो जाएगी। तो अब ये इस ब्लू शेप से इस ब्लैक वाली शेप में चला गया। तब देखिए इसकी क्या लेंथ वॉल्यूम में तो कोई चेंज आई नहीं सिग्निफिकेंट, ना लेंथ चेंज हुआ है ना इसका वॉल्यूम सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। नीचे वाला एंड फिक्स है, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बनाया, इधर ही रखा है।
फिर थोड़ा सा वो आगे की तरफ सिरक गया है ना। तो अब मसला ये बना है कि इस केस के अंदर मेनली चेंज किस में आई है, एंगल ही चेंज हुआ है और तो कोई चीज़ चेंज नहीं। पहले एंगल 90 के थे, अब एंगल 90 के नहीं रहे। तो हम ये बोलते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है, ये shear स्ट्रेस क्या होती है, द टाइप ऑफ स्ट्रेस विच प्रोड्यूस चेंज इन शेप। ठीक है, कि वो स्ट्रेस की टाइप जो क्या प्रोड्यूस करती है, चेंज इन शेप प्रोड्यूस करेगी। उस स्ट्रेस की टाइप को हम किसका नाम देते हैं, शेयर स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। तो शेयर स्ट्रेस का मतलब ये होगा कि ये वो स्ट्रेस की टाइप होगी जो चेंज इन क्या प्रोड्यूस करेगी, शेप प्रोड्यूस करेगी। अब एक ज़रा बात ध्यान सुनिएगा, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप लोगों ने अलोंग द टेंजेंट इस पर स्ट्रेस लगाई है, तो क्या इस जगह पर स्ट्रेस लगाइए या इस जगह पर लगाइए, इस जगह पर लगाइए। लगाई तो अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेस है, लेकिन आप लोगों ने इस साइड पे स्ट्रेस लगाई है। ज़रूरी ना क्यूब हो, ज़रूरी तो नहीं क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आप लोगों ने इस केस में जो स्ट्रेस लगाई है वो इस साइड पे लगाई है। तो जो भी बॉडी गिवन होगा आप लोगों ने उस साइड का इस जगह का जो एरिया होगा वो फार्मूले में यूज़ करना है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो इसकी रिएक्शन लग रहा है, ये एक्शन हुआ है, ये उसका रिएक्शन लग रहा है। तो आप लोगों ने इधर तो नहीं लगाई होगी ना टेंजेंट के लिए, इस तरफ ही इसके कॉर्नर पे ऊपर इस जगह लगाएंगे, इधर लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, मतलब एरिया ये यूज होगा। लेकिन शेयर उसमें कब आएगा, यानी एंगल में चेंज कब आएगा, जब उसके बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर के करीब या कोने के करीब आप स्ट्रेस लगाएंगे। तो इसमें एरिया कौन सा यूज़ करना है, ये वाला एरिया आप यूज़ करेंगे बॉडी का, जो आप यूज़ करेंगे। मैं इसलिए ये वाला एरिया कह रहा हूँ, सपोज करें वो इस तरह का कोई बॉक्स दे देता है, यहाँ पर उस स्ट्रेस लगा रहा था। अब कन्फ्यूज हो रहे होंगे, मे बी उसने इस साइड की भी आपको लेंथ भी गिवन हो, इसको मैं लेंथ बोल देता हूँ, चलिए वैसे ही बोलूँ, चलिए इसको मैं विड्थ कह देता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। अब कोई भी जो शेप गिवन होगी तो आपको डायमेंशन गिवन होगी, तो आप लोगों ने इस साइड का जो एरिया होगा ना, उस साइड के एरिया को कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करना होगा। क्लियर हो चुकी होगी आपको बात। तो ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है कि इसमें एरिया वो यूज़ होगा जिस साइड पर फोर्स लगा रहे होंगे। इसको टेंजेंशियल क्यों कहते हैं, कि इसके ऊपर फोर्स अलोंग द टेंजेंट लग रही होती है। इसमें शेप में चेंज आती है, चेंज इन शेप का मतलब किस में चेंज होगी, एंगल में चेंज होगी। एंगल में चेंज को आगे चल के भी हम डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस को आपको आइडिया हो गया। स्ट्रेस के बारे में हम एक सिंपल डेफिनेशन ये भी लिखे होते हैं, स्ट्रेस बेसिकली क्या होती है, वो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी विच प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन, क्वांटिटी होती है विच प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। ठीक है, नॉर्मली कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो क्वांटिटी जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस का नाम दे रहे थे। क्यों हम कहते हैं ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, एक डेफिनेशन इसकी ये भी है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। इस वजह से हम इसको ये भी बोलते हैं क्वांटिटी विच प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर अब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, तो स्ट्रेन के बारे में याद रखना होता है कि स्ट्रेन बेसिकली जो है वो मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन है, यानी इसने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की ना, स्ट्रेस ने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की। कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है हम स्ट्रेन बोलते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। कि जो मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन होती है, दैट मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। कि कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, इस चीज़ को हम जो है वो स्ट्रेन का नाम देते हैं। वैसे स्ट्रेन की अगर हम जनरल सी डेफिनेशन लिखे ना फार्मूला, तो इसका कुछ ऑथर ने अपनी बुक्स में ये भी लिखा होता है, यानी वो स्ट्रेन को यूँ लिखते हैं, वो लिखते हैं कि चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन का अगर जनरल फार्मूला लिखें, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये भी स्ट्रेन का जनरल फार्मूला, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर आपको बच्चों को भी एमसीक्यू में लिखा हुआ है ना कि द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ये चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड डायमेंशन वर्ड है। पता नहीं स्पेलिंग एंड पे जाके कैसे हो जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आती। ये चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन अगर वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो बेसिकली स्ट्रेन की ही डेफिनेशन होगी। ये आपको बात समझ आ गई, यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ये तो सेम चीज़ों की रेशो है, इसका मतलब है इसकी नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी ना तो कोई यूनिट होती है, नो यूनिट एंड डायमेंशन, ना तो हम इसकी कहते हैं यूनिट होगी और ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। अगर आपसे इसकी नेचर पूछता है तो नेचर वाइज ये जो क्वालिटी है ये रेशो है, ठीक है ना। लेकिन अगर रेशो ऑप्शन ना हो तो फिर हम मजबूरन इसको स्केलर चूज कर सकते हैं। देखिए स्केलर के लिए ज़रूरी होता है, स्केलर के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी मतलब यूनिट होना ज़रूरी होता है ना। शॉर्ट बात कर लो, स्केलर के लिए यूनिट होना ज़रूरी होता है।
रेशियो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेन की यूनिट तो नहीं है, तो स्ट्रेन को हमें स्केलर तो नहीं कहना चाहिए, स्ट्रेन को फिर हमें रेशियो कहना चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, स्केलर्स है, वेक्टर्स है, रेशियो है, टेंसर्स है, ठीक है, फेजर्स है, कोफिशिएंट्स हैं, तो ये उसमें रेशियो बनती है असल में, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है। हाँ, अगर रेशियो ऑप्शन नहीं है तो फिर मजबूरन हम स्केलर ही चूज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। एक तो ये बात छोटी सी याद रखें, जिस तरह स्ट्रेस की 3 टाइप्स आप लोगों ने लिखी हैं, इसी तरह स्ट्रेन की भी 3 ही टाइप्स अब आप लोग पढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा जल्दी से वाइंड अप करेंगे। अब मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ टेंसाइल, या मैं इसको लिख रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेन। वो ये शुरू में बता दिया था फ़र्क क्या, अब आप खुद माइंड में रख लीजिए। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन, या इन दोनों का एक और नेम भी होता है जो मैंने पहले ही बताया था, इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। अब इसको हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। देखिए इसकी सिंबल हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, अपसाइलम जैसी। ये टेंसाइल में क्या होता है, हम कह रहे होते हैं कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होता है, ओरिजिन लेंथ, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिन लेंथ जो होगी, इसे हम किसका नाम देंगे, टेंसाइल स्ट्रेन का नाम देंगे। उसने पंजाब की बुक में एक लाइन लिखी है, वो मैं लाइन बोल देता हूँ। उसने ये लिखा हुआ है कि जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेन है ना, यानी अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करें तो इसमें जो चेंज आ रही होती है ना, वो लेंथ में चेंज आ रही होती है। लेंथ में चेंज का मतलब होता है वन डायमेंशन चेंज। ये उसने एक लाइन लिखी है कि टेंसाइल स्ट्रेन में क्योंकि बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है, और बॉडी की जो लेंथ चेंज होना होता है वो कितने डायमेंशन की चेंज है, वन डायमेंशन की चेंज है। तो वन डायमेंशन चेंज जो है वो किस में आती है, टेंसाइल स्ट्रेन या कंप्रेसिव स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में होगी। बड़ी आसान सी बात है, जितनी बॉडी की लेंथ चेंज हुई है, चेंज इन डायमेंशन, लेंथ अगर टेंसाइल में क्या चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी, कंप्रेसिव में भी लेंथ चेंज होगी। जितनी लेंथ चेंज हुई है उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दो, इस रेशियो को हम टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। इसके आपके पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे, 3 वेरिएबल है 1 2 3, तीनों में से कोई से भी 2 गिवन हो, तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन लेंथ का मतलब ऐसे क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, नीचे ओरिजिनल इनपुट होती है ना, तो डेल्टा एल का मतलब होता है फाइनल माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय फिर ओरिजिनल लिखेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम इसको निकाल लेते थे। मैं अक्सर इसका जब क्वेश्चन करवाता होता हूँ तो मैं कहता हूँ तो इसको अब यूँ लिख लें, इसको n-1 लिख लें। न्यूमेरिकल जब इसके आएंगे तो पूरी बात लिखने के बजाय न्यूमेरिकल के लिए आप इसको n-1 भी लिख सकते हैं ना। n-1 का मतलब क्या होगा कि n यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ चेंज है, हाउ मेनी टाइम्स, इस बात को अपने पास लिख लें। n क्या है, कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ चेंज हुई है, कितने टाइम्स लेंथ चेंज हुई है। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आप इस फार्मूले को शॉर्ट फॉर्म में n-1 भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ चेंज हुई है। तो इसी का फार्मूला, ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए है, ये पेपर में एमसीक्यू में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप लोगों ने एज ए शॉर्टकट यूज़ करना है। जो क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा वो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको सही कंसेप्ट समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सपोज करें आपका क्वेश्चन ये आ गया है कि कैलकुलेट टेंसाइल स्ट्रेन if length of rod, calculate tensile strain if the length of rod become double due to stress, ठीक है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट इफ लेंथ ऑफ रॉड बिकम डबल ड्यू टू स्ट्रेस। ये कितना हुआ है कि लेंथ ऑफ रॉड, मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूला होता है उसमें हम n-1 यूज़ करते हैं। n क्या चीज़ है, कितने टाइम्स लेंथ चेंज हुई है। तो सवाल में अगर आ जाते हैं द लेंथ ऑफ रॉड बिकम 3 टाइम 4 टाइम 6 टाइम ड्यू टू स्ट्रेस, तो n की जगह बस वो पुट कर दो। तो इस केस में क्या पुट करेंगे, n की जगह पर 2-1, तो स्ट्रेस किसकी हो 1 हो जाएगी। हाँ, अगर आप इसको इस मेथड से भी करते हैं तब भी बात तो वही है ना। ये मेथड क्या था, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इसमें उसने क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ रॉड बिकम डबल, ज़रा डबल किसका हुई है, ओरिजिनल लेंथ की डबल हुई होगी। अगर ये लिखा ना लेंथ ऑफ रॉड बिकम डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तब भी ठीक है, ना लिखा हो तब भी ठीक है, ओरिजिनल लेंथ की डबल हुई होगी ना। तो एल फाइनल की जगह पर कितना हो जाएगा, डबल होगी ना। एल नाट पहले थी अब उस पर डबल होगी, माइनस एल नाट बाई एल नाट, तो कितना बन जाएगा, एल नाट बाई एल नाट। तो आंसर किसकी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर इधर से भी वही आता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने आगे इस बात को बड़ा यूज़ करना है कुछ और न्यूमेरिकल में, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप इस मेथड को याद रख लो कि वो जितने टाइम भी कहता है लेंथ 3 टाइम इंक्रीज हुई है ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ,
लिख लेना, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो रही थी, डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ भी लिख लेना, डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना, भी लिखें तो एक ही बात है, लेकिन लिख लें ज़्यादा बेहतर, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी ना। तो अगर वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने एक रॉड पर स्ट्रेस अप्लाई किया और उसकी लेंथ 5 टाइम इंक्रीज होगी, अगर 5 टाइम इंक्रीज होगी तो आपको समझे, वैसे ही आप बिना हल किए कहेंगे अच्छा 5 है तो 5 माइनस 1 4 होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेन 4 की इक्वल होगी। इसका ये एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। एक दफ़ा तो फार्मूला लिखा ना, अब आपको याद हो गया कि अगर 7 दफ़ा लेंथ इंक्रीज हुई है 7 टाइम, तो 7 माइनस 1 6, तो उसमें स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, यानी स्ट्रेस से जितनी उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है उससे एक कम कर देंगे तो स्ट्रेन बन जाएगी। बहुत आसान बात। अच्छा दूसरी बात करते हैं, ये तो टेंसाइल स्ट्रेन की बातें होगी, और आपकी जो यूनिट वगैरह आपको पता चल गया क्यों नहीं होती, क्योंकि दो सेम लेंथ की रेशो आ रही है, इस वजह से इसकी यूनिट वगैरह इसकी नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, इसको ज़रा देख लें। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम लोग बात ये कर रहे होते हैं कि हम रेशो लेते हैं, चेंज इन डायमेंशन क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है वो 3 डायमेंशन में होती है, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जो चेंज आती है ना, मैंने क्या लिखा था, टेंसाइल के साथ जो चेंज आती है वो मेनली 1 डायमेंशन में चेंज आती है, टेंसाइल में 1 डायमेंशन में चेंज आती है। जो लीनियर लफ्स लिखा हुआ है ना असल में बुक में लफ्स लिखा हुआ है कि इसमें जो चेंज आएगी वो लीनियर चेंज आएगी। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशन ही होता है ना, लीनियर मोशन 1 डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसके साथ उसने पंजाब की बुक में लफ्ज़ लिखा है कि इसमें 3 डायमेंशन की चेंज आएगी। आप इसके माइंड में बस वो फिक्स कर लो कि हमारा फुटबॉल है, आप लोगों ने इसको पानी के अंदर डुबो दिया हुआ है और उसके ऊपर जो लग रही है वो बेसिकली उससे वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसको अगर हम बात करेंगे चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो दिस स्ट्रेन इज कॉल्ड कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आप लोगों ने याद रखना है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है उसका मैंने बताया कि हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब इसी तरह के आते हैं, क्योंकि इस केस में उसने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगी इसमें चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम होगा ना, और इसके जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं उसमें वॉल्यूम डिक्रीज ही हो रहा होता है। इसके मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं उनमें वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी उसको कंप्रेशन मिलेगा, वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मसला ये है कि जो स्ट्रेन होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्ट्रेन, इन चीज़ों को समझे, मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं सिर्फ आपको बच्चों ये कह दूं कि देखें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में उसमें डेल्टा एल ओवर एल होता है, इसमें डेल्टा वी ओवर वी होता है, तो आप बात निकल जाएगी। लेकिन चीज़ को सही कंसेप्ट समझे कि असल में कहानी चल क्या रही होती है पीछे, और कौन सी चीज़ को किस टाइप के उसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उस चीज़ को सही फील करें आप लोग। तो मैंने बताया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में इसी तरह की सारी एग्जांपल है, कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको वही नजर आएगा कि वॉल्यूम कम ही हो रहा होगा, ठीक है ना। वो ज़्यादातर इसके क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि उसको किस चीज़ के अंदर डिप कर देते हैं, ठीक है ना। पंजाब की बुक में तो बल्कि उसने एक डायग्राम भी बनाई हुई है, शायद मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मिल जाए। उसने जो इसमें एक डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन ये उसने एक डायग्राम बनाई हुई है, तो उसने क्या किया है कि एक ब्लॉक सा है, ये बॉडी है, उसके ऊपर हर तरफ से यूं फोर्स लग रही है, तो ये ऐसी फोर्स कौन लगा सकता है, एक फ्लूइड ही फोर्स लगा रहा है। इसको मतलब कि बाहर फ्लूइड है जो उसको क्या लगा रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है। एक उसने वो डायग्राम भी बनाई है ये वाली, इसमें उसने ब्लॉक पर यू फोर्सेस शो किए हैं। तो अब ये ना समझे कि वो बॉल थी तो ये ब्लॉक भी रखेंगे, तो इस पर जो हर तरफ से फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है ना, और इक्वल फोर्स लगा रहा होगा, वो फ्लूइड इस पर फोर्स लगा सकता है फिर। तो देखिए इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है वॉल्यूम कम ही हो रहा है, और ये यहाँ पर जिसने बेसिक कंसेप्ट समझाया इधर भी वॉल्यूम कम ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वॉल्यूमेट्रिक के क्वेश्चन आएंगे उसमें वॉल्यूम कम होगा। मसला ये है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा, स्ट्रेन कभी नेगेटिव नहीं होती, स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्ट्रेन क्या चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन है। फिजिकली सोचो ना, स्ट्रेन के मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, कितनी डिफॉर्मेशन हुई है, ये नहीं हुई होगी, देखिए ना, यहाँ डिफॉर्मेशन नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, उसकी कोई वैल्यू होगी। बात आपको समझ आ रही होगी, कोई वैल्यू होगी उसकी या नहीं होगी। ये तो नहीं हो सकता कि स्ट्रेन हम बोल दें नेगेटिव, तो स्ट्रेन ऑलवेज पॉजिटिव। मसला ये है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जो वॉल्यूम में चेंज आती है वो हमेशा क्या होती है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो डेल्टा वी कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी अब निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वॉल्यूम बड़ा होता है किससे, फाइनल वॉल्यूम से। इनिशियल वॉल्यूम बड़ा होता है फाइनल वॉल्यूम से, तो डेल्टा वी का जो भी जवाब आएगा, सपोज करें इसका जवाब आ गया 5, तो वो -5 आएगा। डेल्टा वी का जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अब हमें पता है कि इस डेल्टा वी का जो भी जवाब है, जो मैं जवाब नहीं लिख रहा, वो डेल्टा वी
कि जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो मैं 5 लिखूंगा, -5 में -5 लिखूंगा डेल्टा वी की जगह पर, तो मैं इसके साथ खुद से एक माइनस लगा देता हूँ। अब अक्सर हम लोग ये कह देते हैं कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हम बोलते हैं ये बात कि माइनस साइन ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। बुक्स में लिखा हुआ है, मैं भी बोलता होता हूँ लाइन, लेकिन इस लाइन की ये मीनिंग असल में बनने नहीं चाहिए। इस लाइन के मीनिंग ये होने चाहिए कि माइनस साइन हम इस वजह से लगा रहे हैं कि ये वाला माइनस हमने लगाया है। जब डेल्टा वी की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी पुट करेंगे, -5, -5 का माइनस और ये वाला माइनस मिलकर आंसर पॉजिटिव हो जाएगा और स्ट्रेन आपके पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो बस ये चीज़ याद रखनी कि हाँ, अगर कुछ लोग कहते हैं कि माइनस साइन शोज डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो ठीक है, बात गलत वो भी नहीं है, क्योंकि उनके सोचने का स्टाइल शायद थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो माइनस साइन हम बोलते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम को शो करता है, तो आप माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, मैं तो वो बात आपको समझा रहा हूँ ना, आपको उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर होगा। माइनस साइन हम इसलिए लगा रहे हैं, इसको पॉजिटिव रखना है, तो हम कहेंगे तो ये कि माइनस हम लोगों ने क्यों लगाया है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, माइनस क्यों लगाया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला माइनस ये वाला माइनस नहीं है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि माइनस साइन शोज डिक्रीज इन वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चे समझते हैं अच्छा ये -5 आता था तो माइनस इधर लगा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब डेल्टा वी की वैल्यू पुट करोगे तो फिर आप 5 लिखोगे -5, क्योंकि अगर आप ये वाला माइनस इधर समझते हो, ये तो लगाया हुआ आप लोगों ने, तो डेल्टा वी की जगह जब पुट करोगे, अगर 5 पुट करोगे, पुट कर दिए 5, आंसर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या आ गया, नेगेटिव, वो तो कंसेप्ट खराब हो गया। तो ये इस माइनस साइन के बोलेंगे इसके बारे में हम यही कि डिक्रीज इन वॉल्यूम को शो करता है, लेकिन माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, ताकि जब डेल्टा वी की वैल्यू अब ये वाली पुट करें तो इसका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आए। तब आपको समझ आ गया। अगर कोई बहुत अच्छा एग्जामिनर इसका क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाएगा कि आपको डेल्टा वी गिवन होगा, दे देगा आपको सवाल में, उसे पता है उसने गलती कहाँ बच्चे ने करनी है। जितने भी अच्छे एग्जामिनर होते हैं उनको पता होता है कि स्टूडेंट ने क्या बात गलत पढ़ी हुई है। जो सीनियर जितने भी लोग पेपर सेटर होते हैं, तो उनको पता होता है कि वो बहुत मुश्किल बात से आपसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करवाते। अगर करवाते हैं वो, तो वो बहुत बेसिक सी बात से क्वेश्चन को रॉन्ग करवा लेते हैं। केपीके के पेपर पंजाब के पेपर से ज़्यादा अच्छे बने हुए होते हैं। मतलब ईटा का जो टेस्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट बना होता है। तो वो बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं बनाते केपीके में। वो क्या करते हैं, वो बहुत टेक्निकल टेस्ट बनाते हैं। उनको आइडिया होता है कि ये किस जगह से बच्चा गलती कर सकता है, बस वो पॉइंट पकड़ लेते हैं। जिस तरह अभी आप लोगों ने स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस में, इवन स्ट्रेस की डेफिनेशन में हम लोगों ने बातें की ना, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो वो बस उन छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़े बहुत चेंज करके, ये नहीं कि सारे के सारे एमसीक्यूज वो टेक्निकल बना देते हैं। उन्हें पता होता है कि एडमिशन होने के लिए, ना होने के लिए इतने एमसीक्यूज पोस्ट करें, फिर उसमें वो 10 एमसीक्यू ऐसे टेक्निकल बना देंगे जो बेसिक होंगे, बहुत बेसिक बेसिक बातें होंगी, लेकिन उसमें आप थोड़ी सी गलती कर सकते होंगे। ये चीज़ बस आप फील करें, जो स्पेशली केपीके के स्टूडेंट्स हैं, कि आपका टेस्ट मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना, हम लोग पूरा पेपर अगर कोई रिपीटर आइटम है तो उसके बाद मेरी सही समझ, क्योंकि सर हम सारा टेस्ट सही सॉल्व करके आए थे, हमें बातें सारी आती भी थी, लेकिन फिर नंबर कम आए हैं। वो वजह सिर्फ ये बनती है कि वो उन चंद बेसिक पॉइंट्स को रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आपको आइडिया हो गया कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको ऐसी चीज़ें बन रही हैं। अच्छा ठीक हो गया, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आपको समझ आ गया। इसमें जब वॉल्यूम गिवन होगा तो आप उसका -7 लिखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। इस पर बात काफ़ी होगी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में जो आपके पास वॉल्यूम है, वो हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे उसमें वॉल्यूम हमारा क्या हो होगा, डिक्रीज ही हम कर रहे होंगे, और वॉल्यूम डिक्रीज से डेल्टा वी का साइन आपका बच्चों नेगेटिव साइन आ रहा होगा। ठीक होगी बात, आपको समझ आ गई, अच्छी चीज़ होगी। अच्छा, अब आपको समझ आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसके फार्मूले में नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, मैंने अपनी तरफ से आपको कन्वे कर दिए। तीसरी बच्चे स्ट्रेन, तीसरी जो स्ट्रेन है वो शेयर स्ट्रेन है। मेरा ख्याल नहीं था स्ट्रेन पे कोई इतना टाइम लगेगा। शेयर स्ट्रेन, अच्छा जो शेयर स्ट्रेन होती है, इसकी अगर हम बात करते हैं, तो शेयर स्ट्रेन का एक तो मतलब ये होगा ना कि ये स्ट्रेन की वो टाइप होगी विच मेजर चेंज इन शेप, विच मेजर चेंज इन शेप। शेप का मतलब क्या होगा, एंगल ना, ये चेंज इन शेप मेजर करेगी, ये चेंज इन एंगल मेजर करेगा। इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें होता है कि सपोज करें, अब मैं वही क्यूबिकल बॉक्स ही ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो बुक्स में उसने क्यूबिकल बॉक्स की बात की होती है, तो हम वही क्यूबिकल बॉक्स ही ले लेते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स है, और उस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर जो है वो क्या लग रही, स्ट्रेस लग रही थी। पंजाब की बुक में इसने इसको गैमा से वैसे डिनोट भी किया हुआ है, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा सपोज करें यू हैव अ क्यूबिकल बॉक्स, और इसकी नीचे वाली साइड को आप लोगों ने सही किसी चीज़ के साथ चिपका के रखा हुआ है कि आगे ना जाने पाए। ठीक है, लाइन सीधी होनी चाहिए।
ठीक है, आप लोगों ने इसको जनाब चिपका दिया। इसके ऊपर आप लोगों को पता है कि शेयर स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेन, वो मैंने लिख रहा, आपको पता है। अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेसेस लगेंगी, अलोंग द टेंजेंट ये लगती है तो ये वाली साइड डिस्प्लेस होकर यूं चली जाएगी। नीचे से तो चिपकाया हुआ है, इसको इधर ही रहेगा। ये साइड आगे कितनी सिरक गई है, कितनी आगे मूव कर गई, कितनी आगे डिस्प्लेस हो गई, ये साइड कितनी आगे डिस्प्लेस हुई है, उसको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखता है। कुछ बुक्स में इसको वो डेल्टा ए लिख देता है, कुछ बुक्स में इसको वो डेल्टा एक्स लिख देता है। क्या फ़र्क पड़ता है, हमें ये पता है कि कितनी ये साइड आगे डिस्प्लेस होगी, कितनी ये साइड आगे डिस्प्लेस होगी। वो डेल्टा ए लिखें या डेल्टा एक्स लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो साइड है, ये जो साइड है, ठीक है ना, ये फिक्स साइड सोचें, इस फिक्स साइड की जो लेंथ होगी उसको कुछ लोग ए लिखते हैं, कुछ बुक्स में इस फिक्स साइड की लेंथ को वाई लिखा होता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक होगी बात। तो जब हम गैमा की बात करेंगे तो गैमा में आप लोगों ने क्या लिखना है, कितनी वो साइड आगे डिस्प्लेस होगी, कितनी साइड आगे सिरक गई है, ठीक है ना, उसको आप लोगों ने लिखना है डेल्टा ए, यानी कितनी वो साइड आगे क्या होगी, डिस्प्लेस होगी। डेल्टा ए समझ आ गया। डेल्टा ए बच्चों लिखो, कुछ बुक्स में डेल्टा एक्स लिखा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस बात समझिए क्या लिखना है, कितनी साइड आगे गई है, डेल्टा ए या डेल्टा एक्स, डिवाइडेड बाय ये जो साइड है ना, ओरिजिनल, ओरिजिनल इसकी लेंथ। अगर ए है तो ए लिख सें, कुछ बुक्स में वाई है तो वाई लिख सें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब यूजली होता ये है कि अगर इसकी साइड को आप लोगों ने फिक्स किया हुआ है ना, नीचे से आप ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो डेल्टा ए होता है ना, दिस डेल्टा ए इज़ यूजली वेरी स्मॉल। ये डेल्टा ए बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि अगर डेल्टा ए एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो टूट जाएगा ना, ये जो भी बॉक्स वगैरह आपका होगा वो टूट जाएगा अगर डेल्टा ए थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डेल्टा ए प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। दोबारा सुने, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ ना, आप कोई भी चीज़ सोचो उसको यूँ आप इसके ऊपर यूँ स्ट्रेस लगा रहे हो, अगर एक लिमिट से ज़्यादा लगाओगे तो टूट जाएगी। तो ये डेल्टा ए को बहुत ज़्यादा नहीं होता, डेल्टा ए बहुत कम होता है। अगर डेल्टा ए बहुत कम होता है तो ये थीटा भी जो होगा वो भी तो कम होगा ना। इसको थीटा को बोलते हैं शेयर एंगल, शेयर एंगल, शेयर एंगल। तो शेयर एंगल भी तो बहुत कम होगा, यानी यहाँ पर जो थीटा आ रहा है ये थीटा आपका बहुत स्मॉल होगा, और ये इस एंगल को हम शेयर एंगल बोलेंगे। हर बुक में लिखा होता है कि दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। याद रखिएगा कि इसमें जो एंगल होगा वो आप लोगों ने किस में रेडियन, रेडियन में लेना है। मैं बताता हूँ रेडियन में लेने से क्वेश्चन में गलती क्या हो जाएगी। तो डेल्टा ए ओवर ए हो गया, इसका फार्मूला आपको लिखना आ गया, कितनी साइड आगे गई है डिवाइड बाई इस साइड की ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दी। इस एंगल को क्या बोलते हैं, शेयर एंगल। मैंने बोला प्रैक्टिकली ये डेल्टा ए या डेल्टा एक्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो जितना ये स्मॉल होगा उतना थीटा भी तो क्या होगा, स्मॉल ही होगा। आपको छोटी सी ट्रायंगल नजर आ रही है ना, इसमें थीटा जो शेयर एंगल भी स्मॉल होगा। अब मसला ये है कि अगर मैं इसी ट्रायंगल के ऊपर, अगर आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है, इस ट्रायंगल के ऊपर मैं अगर टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो टेन थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, ये छोटा सा परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल है ना इधर, इसका परपेंडिकुलर कौन सा, डेल्टा ए ओवर इसकी बेस कौन सी है। तभी तो हम डेल्टा ए ओवर ए को गैमा लिख के बैठे हुए थे, और अब हमें समझ आ गया डेल्टा ए ओवर ए जो है वो किसकी इक्वल है, डेल्टा ए ओवर ए जो होगा वो बेसिकली गैमा की को लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं शायद सर ने ये बोला था कि जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो वन डायमेंशन होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को उन्होंने 3D बोल दिया। तो शायद यहाँ पर जो डेल्टा ए ओवर ए लिखा हुआ है, क्योंकि पंजाब की बुक में तो ए है, केपी के में तो उन्होंने खैर ज़्यादा क्लियर कर दिया था, वो इसको एरिया समझ बैठते हैं कि डेल्टा ए आप लोगों ने इस जगह का एरिया लेना है, एरिया तो निकल सकता है ना सरफेस का, इस सरफेस का एरिया लेना है। ये एरिया नहीं, ये लेंथ ही है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ ही है, ठीक है ना। तो इसमें एरिया इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली क्या इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ। खैर, तो टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए इंटू गैमा हो गया। इसके आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, यानी इसके आपके केपीके में स्पेशल न्यूमेरिकल इसके बनेंगे टेन थीटा डेल्टा ओवर ए। लेकिन इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो गैमा इक्वल टू टेन थीटा के सवाल आते हैं, गैमा इक्वल टू टेन थीटा में इसके क्वेश्चन अब आपको चलें करवा दे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम इसके आएंगे। इसमें ये होगा आपको शेयर एंगल गिवन होगा, यानी इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको मैं दोबारा लिख सकता हूँ, गैमा इक्वल टू टेन थीटा है ना, ठीक है, टेन थीटा। अगर आपसे कहता है इफ़ शेयर एंगल जो है वो सपोज करें 30 डिग्री है, तो टेन तो लिया जा सकता है, इसको डिग्री में लिख से रेडियन में लिख से तो लिया जा सकता है। तो सर आपने रेडियन पीछे क्यों लिखा है, फिर वो बताता हूँ रेडियन क्यों लिखा है। इस एंगल को जिस मर्जी के मनो, क्योंकि हमें एंगल की वैल्यूज रेडियन की बजाय डिग्री में ज़्यादा अच्छी याद होती है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये कौन सा एंगल, इफ़ शेयर एंगल इज 30 डिग्री, वो आगे साइड कितना सिरकी है, 30 डिग्री वो आगे से चली गई है ना। अगर वो एंगल 30 डिग्री है तब बताएं गैमा कितना होगा, मतलब गैमा मीन शेयर स्ट्रेन कितनी होगी, तो वो कितनी होगी टेन थर्टी। टेन थर्टी अब सबको याद है 1/√3 होगा।
वैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप लोग कोशिश करके इसको याद कर लें। 1/√3 पॉइंट्स में कितना होता है और √3 भी पॉइंट्स में कितना होता है, ठीक है ना। इसको याद करें क्योंकि इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। मुझे अब इस वक्त याद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको याद करना है कि 1/√3 वगैरह क्या होगा। खैर, यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी बात क्लियर करते हैं। हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि शेयर का मतलब एंगल होता है। तो देखें, ये जो हम शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं वो असल में हम किसकी मदद से कैलकुलेट कर रहे हैं? एंगल में चेंज की मदद से ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना। इसके क्वेश्चन ज़्यादातर इस फार्मूले के आएंगे। ये जो फार्मूला है, कितनी साइड आगे डिस्प्लेस हुई है और ओरिजिनल साइड, क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी में इस टाइप का इसका क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है। तो ये बस आप लोगों ने याद रखना है कि अगर इसके कभी क्वेश्चंस की हम बात करें तो इस टाइप के इनके जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के आ सकते हैं। ये आपको इसका इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। ये कर लेंगे सारे मेरे ख्याल, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि गैमा इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए की इक्वल हो जाएगा, और इस तरह आप इसको अगर आ जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम मैंने जो शुरू में बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इस केस में थीटा इज़ वेरी स्मॉल। हम तो वैसे इफ़ करके लिखते हैं, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए, वैसे प्रैक्टिकली एंगल होता स्मॉल ही है इसमें, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए तो जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा जो होता है उसको हम अप्रोक्सीमेट किसकी को लिख सकते हैं? थीटा की को लिख सकते हैं। यानी टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट किसकी को? थीटा की को लिख सकते हैं। और टेन थीटा जो होता है, ये वाला वैसे थ्योरम जो होता है ना, ये साइन थीटा पे के ऊपर भी अप्लाई हो जाता है, कॉस पे अप्लाई नहीं होता। इसको मैथ्स में बोलते हैं टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम, उससे ये प्रूव होता है कि अगर एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन और टेन दोनों को थीटा लिखा जा सकता है, कॉस को नहीं लिख सकते। तो इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा? गैमा किसकी इक्वल हो जाएगा? गैमा के इक्वल टू आप टेन थीटा को किससे प्लेस कर देंगे? अगर थीटा से प्लेस करेंगे, इस केस में जो गैमा होगा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अब बात मैं आपसे जो कर रहा था, अब इस केस में जो थीटा होगा उसकी जो भी वैल्यू गिवन होगी दैट मस्ट बी टेकन इन किसमें? रेडियन में आप लिखेंगे। डिग्री में आप यहाँ पुट करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो गैमा की कोई यूनिट तो होगी नहीं। गैमा सपोज करें, मैं आपसे वैसे समझाने के लिए कहता हूँ, मैं कहता हूँ एंगल जो है वो π/12 रेडियन है। अब इसको डिग्री भी आप बना सकते हो। डिग्री आप कैसे बना सकते हो? 180, पाई की जगह 180 लिखो, इसको 12 से डिवाइड करो, जो भी बनता है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने इसकी जगह पर जो है वो π/12 भी लिखना है। 180 को 12 से डिवाइड करके अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 180 को जब 12 से डिवाइड करके लिखेंगे तो इस चीज़ का आंसर तो किस में आ जाएगा? फिर डिग्री में ही आ जाएगा। 180 को 12 से डिवाइड करके लिखेंगे तो उसका आंसर किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जब आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी होती है तो दैट मस्ट बी टेकन इन किस में? रेडियन में। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर रेडियन में डिग्री में लिखने तो क्या होगा? देखें, हम बोलते हैं इसकी यूनिट नहीं होती। क्यों यूनिट नहीं होती? सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट नहीं है ना। अगर इधर सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट नहीं है तो इधर भी चीज़ें फिर किस में लिखेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल की ही यूनिट लिखेंगे, तब आंसर ठीक आएगा। अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिग्री वाला आंसर लिख दिया तो वो आंसर रॉन्ग कंसीडर होगा। इसलिए बुक में उसने जहाँ पर भी ये टॉपिक समझाता है तो कहता है थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन। इधर मसला नहीं बनता, इधर मसला बनता है, क्योंकि जब गैमा इक्वल टू डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं तो इसमें डिग्री लिख देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है? रेडियन ही लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा। उम्मीद आपको बात समझ आ जाएगी। मैं आपको छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। ये एंगल तो वैसे बड़ा लिख रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए, अगर कोई बंदा लिख देता है 90 डिग्री, एंगल वैसे 90 डिग्री स्मॉल ही होता है, वैसे फीलिंग दे रहा हूँ आपको, समझ आ रही, 90 डिग्री है तो बंदा 90 डिग्री लिख देता है इसको। तो कहते हैं डिग्री तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती, तो गैमा वो बोलेगा 90 है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा 90। दूसरा बंदा कहता है जो थीटा है वो π/2 रेडियन है। कितना है? π/2 रेडियन है। वो इसका आंसर क्या लिखेगा? गैमा इक्वल टू π/2 लिख सेगा, यूनिट तो लिख नहीं सकता। अब पाई कितना होता है? 3.12/2, चले उस तरह भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में ठीक कौन सा है? ये इसमें ठीक है, ये इसमें गलत है। समझ आएगी बात की ना, क्योंकि इसके ऊपर यूनिट तो लिखी नहीं जा सकती अब, क्योंकि वो रेशियो थी ये वाली चीज़। तो π/2 ठीक है, 90 ठीक नहीं है। इसमें इसका छोटा सा कंसेप्ट था जो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अब आपको आइडिया हो गया कि स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप्स की होती है, और किसी भी स्ट्रेन के किस किस टाइप के छोटे छोटे प्रॉब्लम बन सकते हैं, और उन प्रॉब्लम में आपसे गलती होने के क्या छोटे छोटे चांसेस भी हो सकते हैं। ये आप लोगों ने दो सिंपल सी बातें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हुक्स लॉ के ऊपर, ठीक है। हुक्स लॉ की अगर हम बात करें तो हुक्स लॉ की जनरल फॉर्म ये बनती है कि अगर हम किसी बॉडी पर जो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यूँ समझ लो ना कि ये आपका से एक बिल्कुल कोई स्टील की बनी वायर है ना। अब इस स्टील वायर के ऊपर आप इधर और इधर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं,
समझे। तो इसकी लेंथ में चेंज जो आएगी वो स्ट्रेन होगी ना, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होती है। तो जितनी आप इसके ऊपर ज़्यादा यूँ स्ट्रेस अप्लाई करोगे, इधर जितनी ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, इसके अंदर स्ट्रेन उतनी ज़्यादा क्या होगी, उतनी स्ट्रेन पूरी आप ना समझे, सिर्फ लेंथ में चेंज से समझे। जितनी आप स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी लेंथ में चेंज भी तो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हुक्स ये कहता था कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, स्ट्रेन के। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, ठीक है। और ये वाली बात होगी, ये वाली बात कब ठीक है, इसमें आगे डिफरेंट वर्ड यूज़ होंगे। अगर बल्कि मैं अभी विदन वाले चक्कर में आपको नहीं ले जाता, अप टू लिख देता हूँ, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, बल्कि दोनों लिख देता हूँ। आर आप कैंस क्यों आ जाए विदन, तो आप क्या चूज़ करेंगे, इलास्टिक लिमिट। तो ये दोनों एमसीक्यू मैंने अभी इकट्ठे लिखी, लेकिन अभी इसकी मैं डिटेल में बाद में जाऊँगा, एफएससी में भी आपको समझाया हुआ वैसे। तो अगर आ जाए ना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर वर्ड यूज हो जाए, ये रिलेशन कब तक वैलिड है कि स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, लीनियर रिलेशन। लीनियर का मतलब होता है इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, या स्ट्रेस इज लीनियर प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगी, एक ही बात है। अप टू कौन सी लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट चूज करेंगे अगर अप टू वर्ड होगा। लेकिन अगर विदन का वर्ड यूज होगा ना, तो फिर आप लोगों ने लफ्ज़ क्या चूज करना है, इलास्टिक लिमिट। इसके मीनिंग क्या है, ये जब हम आगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग एमसीक्यू के लिए छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब अगर हम इसको फार्मूला में लेकर आते हैं, तो ई इंटू किसकी इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेन की इक्वल हो गया। ई यहाँ पर जिस फार्मूले में आ गया वो एक कांस्टेंट है, और दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज इलास्टिक मॉडुलस। इस कांस्टेंट को हम जो नाम दे रहे होते हैं इलास्टिक मॉडुलस। हियर ई इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज इलास्टिक मॉडुलस। इस कांस्टेंट का हम इलास्टिक मॉडुलस कहेंगे। और अगर हम यहाँ से इलास्टिक मॉडुलस ई की बात करते हैं, तो ई जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस ओवर किस चीज़ के, स्ट्रेन की इक्वल होगा। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है। वो पूछता है कि हुक्स लॉ का कांस्टेंट क्या होता है ना, तो आप लोगों ने याद रखना है कि हुक्स लॉ का जो कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक मॉडुलस का नाम देते हैं। और इस इलास्टिक मॉडुलस का जो फार्मूला बनता है वो स्ट्रेस ओवर क्या होगा, स्ट्रेन की इक्वल होगा। अब इलास्टिक मॉडुलस का फार्मूला तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हो गया, मैं दोबारा लिख सकता हूँ क्योंकि कुछ बातें मैंने करनी इसमें। इसका फार्मूला में समझ आ गया कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर आप कैंस की और ये भी याद रख लें, बताएं नहीं बल्कि याद ही रखें, इलास्टिक मॉडुलस जो है ना, ये प्रॉपर्टी होती है ऑफ मटेरियल। ये जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये उसी तरह की बात है, अपने पास लिख लें, जिस तरह रेजिस्टिविटी जो है ना, रेजिस्टिविटी इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हम बोलते थे ना रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी के, अगर आप उस जो वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, उस वायर की लेंथ चेंज करें, एरिया चेंज करें, वॉल्यूम चेंज करें, जो मर्जी चेंज करते रहो, जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। इसी तरह ये जो है इलास्टिक मॉडुलस जो है वो भी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। डेंसिटी जो है, ये वैसे सिंबल इन दोनों की सेम ही होगी, कोई और एग्जांपल देता हूँ, वैसे अच्छा होना था। डेंसिटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है या नहीं है, डेंसिटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही होती है वैसे। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। कुछ बच्चे सब सोचते हैं कि अगर सपोज करें, वो कहते हैं कि आपके पास लेट से मैं कहता हूँ कि क्या कहूँ मैं, मुझे कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, सपोज करें वो कहता है कोई सब्सटेंस है, आयरन है ना, आयरन आपके पास है, आयरन के एक ब्लॉक है, उसकी मास 5 kg है, ठीक है ना। अब आयरन के एक और ब्लॉक है, उसकी मास 10 kg है। तो इस ब्लॉक की मास, ब्लॉक ए की मास ब्लॉक बी की मास से डबल होगी। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ब्लॉक मटेरियल सेम है, इसकी डेंसिटी मास 5 kg, इसकी मास 10 kg, दोनों आयरन है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि डेंसिटी बढ़ गई है, मास बढ़ गई सॉरी, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ये तो नहीं होगा, ये गलत है। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो यूनिट वॉल्यूम में जो मास आ रही है वो तो उतनी रहेगी, छोटू से वॉल्यूम में, इतने से वॉल्यूम में वो जो मास आ रही है वो तो उतनी रही ना। तो डेंसिटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही है, ठीक है।
मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है कि अगर मटेरियल चेंज होगा तो फिर ये बातें चेंज होंगी, अदरवाइज ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। तो मैंने कुछ एग्जांपल दी, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, इसी तरह ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। लेकिन आपको याद होगा डेंसिटी भी टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती हैं, लेकिन इस 5 kg का टेम्परेचर बढ़ाओ, इस 5 kg का टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसके मालिक्यूल दूर दूर जाएंगे ना। मालिक्यूल जब दूर दूर जाएंगे, मास तो पर यूनिट वॉल्यूम, समझा की बात, और वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, मालिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। समझा की बात की ना। तो जितनी भी चीज़ें प्रॉपर्टी जो मटेरियल होती हैं, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वो डिपेंड कर रही होती हैं ऑन टेम्परेचर पे। कुछ एक्सेप्शन भी इसमें है वैसे, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, वो सारी किस पे डिपेंड कर दी जाती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। तो हमें आइडिया हो गया कि इलास्टिक मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी, ये तो मैं वैसे भी पता थी, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। और जो चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं ना। इलास्टिक मॉडुलस के बारे में वैसे हम ये भी लफ्ज़ बोलते होते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस फिजिकली क्या है। मैथमेटिकली तो समझ आ गया कि स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशियो को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मॉडुलस बोलेंगे। इलास्टिक मॉडुलस फिजिकली क्या चीज़ है, ये होती है मेजरमेंट ऑफ रिजिडिटी, कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा रिजिड है उसका हम इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं। जो चीज़ जितनी रिजिड होगी ना, जितनी कोई चीज़ रिजिड होगी उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ज़्यादा होगा, और जो चीज़ जितनी लेस रिजिड होगी उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टील और रबर की बात करूँ, स्टील एंड रबर की बात करूँ, तो स्टील और रबर में इलास्टिक मॉडुलस किसका ज़्यादा है? इलास्टिक मॉडुलस क्या चीज़ है, मेजरमेंट ऑफ रिजिडिटी है। तो रिजिड कौन है, स्टील ज़्यादा रिजिड है, रबर ज़्यादा रिजिड है? स्टील ज़्यादा रिजिड है, तो हम ये बोलेंगे स्टील जो होगा, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील जो होगा, ई एस एस मीन स्टील, वो ग्रेटर होगा देन किस चीज़ से, रबर से। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन रबर। कुछ कीज में उन्होंने गलत कंसेप्ट लिखा हुआ है जिसकी वजह से क्यों इतना मसला बना है। अब इलास्टिक मॉडुलस, एक चीज़ होती है इलास्टिसिटी, एक इलास्टिक मॉडुलस होता है, एक चीज़ होती है इलास्टिसिटी है। आपका जब भी कभी क्वेश्चन आए, जो इलास्टिक मॉडुलस का, जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा ना, उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा ही होगी। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछते हैं इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा है, तो हम ये बोलते हैं कि इलास्टिसिटी भी किसकी ज़्यादा है, स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा ही होती है, किससे, रबर से। हालांकि चलो इलास्टिक मॉडुलस से तो हमें समझ आ जाता है कि ये मेजरमेंट ऑफ रिजिडिटी होती है, लेकिन जब कभी हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ना इलास्टिसिटी, तो हमें लगता है शायद स्टील, हमारे माइंड में फ़ौरन रबर आता है। इलास्टिसिटी का लफ्ज़ सुनते हुए हमारे माइंड में रबर आ जाता है, हाँ रबर ज़्यादा इलास्टिक होगा, मतलब हम वो खींचते हैं वो ज़्यादा खिंच जाता है तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। उस तरह ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखता हूँ, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन एक दो लिखता हूँ। पहली डेफिनेशन ये लिखता हूँ कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, ठीक है ना, बॉडी का मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन लिख सकते हो, क्योंकि मैं मालिक्यूल लेवल पे बात कर रहा हूँ, मालिक्यूलर लेवल पे। ये वैसे बातें होती भी मालिक्यूलर लेवल पे ही। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, कब ओरिजिनल कन्फिग्रेशन अचीव करें, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वो बात कर रहा है बेसिकली कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ओरिजिनल कन्फिग्रेशन मीन ओरिजिनल शेप ना, फोटो ओरिजिनल जिधर वो था, और कब रीगेन करें, आफ्टर रिमूवल ऑफ कौन सी, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। और बस इसी को हम किसका नाम देते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। वैसे अब यहाँ से देख के ये लगता है, बल्कि मैं एक और डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर आपको कभी रबर लगेगा कभी स्टील लगेगा। एक और डेफिनेशन लिखता हूँ कि लिखें द टेंडेंसी टू लिखें, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज, the tendency to oppose any change in its shape, size by a body is called elasticity। ये आपको पता है सारों की, इलास्टिसिटी कोई किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है।
लेकिन मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं। एक डेफिनेशन से लगता है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि लोगों को क्यों लगता है कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो स्टील का ज़्यादा है रबर से, और इलास्टिसिटी उनको क्यों लगता है कि रबर की ज़्यादा है स्टील से ना। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये कंसेप्ट ठीक करवाने लगा हूँ। हम लोगों ने तो आसान बात कर दी थी ना कि जो इलास्टिक मॉडुलस जिसका ज़्यादा है उसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है। लेकिन ये इतना कॉमन रॉन्ग कंसेप्ट बना हुआ है कि बहुत सारी जो अच्छे अच्छे ऑथर्स की चीज़ है उन्होंने भी इस बात को यही लिखा है कि रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है स्टील से, लेकिन स्टील का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होता है किसी रबर से। वो क्यों लिखा हुआ है वो ज़रा समझें। वो इस डेफिनेशन की वजह से लिखा हुआ है। वो समझते हैं, देखें क्या इलास्टिसिटी होती है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो वो यूँ समझाते हैं, वो कहते हैं कॉमन सेंस की बात है, एक रबर है, इस रबर को यूँ आप यहाँ से खींचें, ये रबर की ओरिजिनल पोजीशन कर लें, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है ना रबर की। आप लोगों ने रबर को यहाँ पर खींचा तो इधर पहले वापस ये रबर वापस आ रहा है, और इसी तरह आपके पास नीचे स्टील है, ये रबर है और ये नीचे वही स्टील है, ये स्टील की ओरिजिनल लेंथ है, और आप लोगों ने यूँ स्टील को खींचा। वो कहते हैं कि बड़ी अजीब सी बात आप करते हैं कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिक होने का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो रबर को खींच कर छोड़ें तो रबर पहले ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा या स्टील पहले आएगा? हमें ये लगता है रबर पहले आएगा। हम स्टील को खींच के छोड़ें, स्टील तो बहुत स्लो स्लो आएगा, लेकिन रबर पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब है टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। वो तो रबर की ज़्यादा लग रही। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रबर ज़्यादा इलास्टिसिटी रबर की ज़्यादा है। इस डेफिनेशन को देखो, ये भी तो उसी की डेफिनेशन है इलास्टिसिटी की। ये डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज, वो भी इलास्टिसिटी होती है। तो कौन ज़्यादा अपोज करता है? अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? टेंडेंसी टू अपोज, कौन ज़्यादा अपोज करेगा कि जब उसकी शेप या साइज अब चेंज करने लगेंगे? रबर ज़्यादा अपोज करेगा, स्टील ज़्यादा अपोज करेगा? अगर स्टील ज़्यादा अपोज कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है रबर से। ऊपर वाली डेफिनेशन कह रही है रबर की इलास्टिसिटी ज़्यादा है, नीचे वाली डेफिनेशन कह रही है स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। दोनों डेफिनेशन पे इलास्टिसिटी की है। असल में चक्कर ये होता है ना कि ये जो हम बात करते हैं ना कि रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये बेसिकली विदन, ये वाली बात विदन इलास्टिक लिमिट होती है। विदन कौन सी लिमिट होती है? विदन इलास्टिक लिमिट कह लें, या विदन बेसिकली जो है विदन इलास्टिक लिमिट ही लिख लें। अगर हम ये वाला काम रबर और स्टील के लिए विदन इलास्टिक लिमिट करें ना, ये बात आपको थोड़ी सी हजम मुश्किल होगी वैसे। अगर हम ये जो टेंडेंसी टू, ये जो डेफिनेशन है ऊपर वाली इलास्टिसिटी वाली, ये कब अप्लाई होगी? विदन इलास्टिक लिमिट अप्लाई होगी। विदन इलास्टिक लिमिट यानी स्टील की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, स्टील की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप रबर और स्टील दोनों को स्ट्रेच करें, लेकिन रहें आप विद इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना, विद इन द इलास्टिक लिमिट रहते हुए अगर आप रबर को और स्टील को क्या करें, दोनों की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होती है, ये बात कंफर्म याद रखना। स्टील की और रबर की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप उनकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए अगर रबर को भी स्ट्रेच करके फ्री करें और स्टील को भी स्ट्रेच करके फ्री करें, तो स्टील पहले रिस्टोर करेगा एज कम्पेयर टू किससे? रबर से। समझ आ गई बात की ना? तो जो हमें लगता है ना कि स्टील रिस्टोर नहीं कर रहा, हम असल में स्टील की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। मैंने बोला ना दोनों की इलास्टिक लिमिट डिफरेंट होती है। तो जब हमें लगता है ना स्टील वापस नहीं आ रहा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोचे फिर सही समझ आएगी। वो मेरे एक दोस्त है इंडियन, वो बड़ा अच्छा मालिक्यूल को यूँ समझाते होते हैं। वो कहते हैं अब यूँ समझो, ये मालिक्यूल्स है ना, इनके दरम्यान में यूँ स्प्रिंग लगे हुए, ये स्प्रिंग लगे, वो खैर केमिस्ट्री के उस्ताद हैं, वो यूँ समझाते होते हैं। वो कहते हैं ये स्प्रिंग के हैं, ये स्प्रिंग हैं हमारे फिजिक्स वाले, और वो कहते हैं ये हमारी केमिस्ट्री में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है। आप लोगों ने इसको यूँ खींचा ना, तो मालिक्यूल किधर आना चाहते हैं? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहते हैं। खींचा, इनके स्प्रिंग इनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस लेकर आना चाहते हैं। ये स्प्रिंग बेसिकली क्या है? इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं। वो आपने खींचा, स्प्रिंग उनको वापस लेकर आना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है। अगर वो काम विद इन इलास्टिक लिमिट होगा तो स्टील ज़्यादा पहले रिस्टोर कर लेगा, किससे? रबर से। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी विद इन इलास्टिक लिमिट स्टील जल्दी वापस आएगा, किससे? रबर से। हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें स्टील की इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तब हमें ये चीज़ फील नहीं होती। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके इस तरह सोचेंगे ना, एटम्स के
लेवल पर जाकर, एटॉमिक लेवल पे जाकर देखेंगे तो स्टील जल्दी रिस्टोर करेगा एज कम्पेयर टू किससे, रबर से। तो स्टोरी ये हुई मेरा पुत्र के इलास्टिसिटी भी किसकी ज़्यादा है, स्टील की इलास्टिसिटी ज़्यादा है दैन किससे, रबर से। कुछ बुक्स में जो गलत मतलब मिसकंसेप्शन है, जो बंदा ये डेफिनेशन पढ़ता है ना इलास्टिसिटी की, उसको लगता है रबर ज़्यादा इलास्टिक है, और जो ये पढ़ता है उसको लगता है स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। तो मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी। तो हमने मैंने तो शुरू में बात आसान कर दी थी कि इलास्टिक मॉडुलस से ही आप इलास्टिसिटी बताएंगे, जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। बात ज़्यादा वैसे आज थ्योरेटिकल हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं आता हूँ थोड़ा सा मैथमेटिकल की तरफ। ये आपको समझ आ गया, हम लोगों ने यहाँ से ये चीज़ सीखी कि ये जितनी भी चीज़ें प्रॉपर्टी मटेरियल होते हैं उनमें से मोस्टली चीज़ें टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि इलास्टिक मॉडुलस जो होगा वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो पता नहीं हम इधर चले गए, तो मैं तो ये कुछ और समझाना चाह रहा था। खैर वापस आता हूँ जल्दी से, वापस आते हैं। स्ट्रेस अभी हमारी लिखी हुई है, इधर से शुरू करना था, स्ट्रेस नाराज ही हो गया अभी। इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक मॉडुलस अगर मैं पूछूं आपसे किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा। इलास्टिक मॉडुलस का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन होगा, इलास्टिक मॉडुलस का स्ट्रेन के साथ क्या रिलेशन होगा। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बात करता हूँ ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो जाए। स्ट्रेस को चले मैं सिंबल शो कर लेता हूँ। अगर कभी आ जाए इलास्टिक मॉडुलस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, और ये दो ऑप्शन लिखे हुए, चले पूरे एमसीक्यू बनाते हैं क्या, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, इनमें से ये वाला ऑप्शन ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं करते। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। ये आपको याद है रेजिस्टिविटी को मैंने बहुत फिजिकली बहुत डिफरेंट वे से आपको जाकर समझाया था उससे, मैं आज इस पर उतनी बात तो नहीं करूँगा। तो अगर आप ये कहते हैं स्ट्रेस इलास्टिक मॉडुलस जो है उसका फॉर्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि रेजिस्टिविटी का एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या थी, इस पर मेरा बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर है, वो देख सकते हैं अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो। ये डिपेंड नहीं कर रही क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इस पर भी डिपेंड नहीं कर रही। लेंस के साथ क्या रिलेशन है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंस, ठीक है, या रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो अंडा से ऊपर बना होता है मतलब नॉट डिपेंड, इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिपेंड, ये चीज़ उस पर डिपेंड नहीं करती। तो इसकी मीनिंग हम ये ले लेते हैं चीज़ इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कि इलास्टिक मॉडुलस जो है वो स्ट्रेस पे भी डिपेंड नहीं करता, इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेन पे भी डिपेंड नहीं करता, ये उस वायर की लेंथ पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये उस वायर के एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा, अगर वो कोई बड़ा बॉडी है तो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड भी नहीं करेगा, इवन उसकी शेप वगैरह पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ख़त्म होगी बात है। मतलब इनमें से किसी भी चीज़ पे इलास्टिक मॉडुलस डिपेंड नहीं करता। अब आपको समझ आ रही है बातें, ठीक है। तो इलास्टिक मॉडल्स का ज़्यादातर गलती ये बच्चे करते हैं, ये बच्चे धर्म से इस आंसर को चूज़ कर देते हैं, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये होगा, ये इंडिपेंडेंट है। क्यों है, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बात ही ख़त्म होगी। बिल्कुल रेजिस्टिविटी जैसा इसका बिहेवियर है, ठीक। अच्छा ये फिर डिपेंड किस पे करेगा, ये बेसिकली डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो मटेरियल को अफेक्ट कर देता है, ये मटेरियल था ना बेचारा, ये टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप हीट देंगे तो इसके जो जो स्प्रिंग होंगे वो किसको शो कर रहे हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को। वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस उसकी क्या होना शुरू हो जाएंगी, वीकेंड होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे उस मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस उतना कम होता जाएगा। इलास्टिक मॉडुलस कम होने का मतलब है कि वो मटेरियल इतना सॉफ्ट होता जाएगा। ये क्या चीज़ थी, ये बच्चों थी मेजरमेंट ऑफ रिजिडिटी थी। तो जब आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हुई, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होने से ये स्प्रिंग बेचारे जो है वो टूटने वाले हुए हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया। सॉफ्ट होने का मतलब क्या है, इलास्टिक मॉडुलस का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किसी भी मटेरियल का इलास्टिक जो इलास्टिक मॉडुलस होगा वो किस चीज़ से चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर से इलास्टिक मॉडुलस चेंज हो सकता है। अदरवाइज कोई भी चीज़ जो है वो इलास्टिक मॉडुलस को चेंज नहीं करती। ये बातें अपने पास आप लोगों ने नोट कर ली। आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि एक तो आप लोगों ने आज इलास्टिक मॉडुलस पढ़ लिया, इलास्टिक मॉडुलस आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, न्यूमेरिकल वगैरह इसके नहीं कि वैसे पढ़ा है, ठीक है। इलास्टिक मॉडुलस है। एक चीज़ हम लोगों ने बहुत पहले एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ी है। इलास्टिक मॉडुलस है, एनर्जी डेंसिटी है, इसके अलावा आपके पास प्रेशर है। इलास्टिक मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस, ये चार चीज़ें ऐसी हैं ना बच्चों
इलास्टिक मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, पता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कैपेसिटर की पढ़ाई थी मैंने। इन चारों चीज़ों की आपको पहले भी याद है, मैंने बताया था सेम यूनिट एंड डायमेंशन होती है, सेम यूनिट एंड डायमेंशन। इधर से भी देख लें, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेन की यूनिट होती है इलास्टिक मॉडुलस की, वही होगी जो स्ट्रेस की है। तो इन चारों की आपस में यूनिट भी बच्चों सेम होगी और इन सारों की आपस में डायमेंशन भी सेम होगी। ठीक होगी बात। एक एमसीक्यू आर होता है कि परफेक्ट रिजिड बॉडी का, परफेक्ट रिजिड बॉडी का, ठीक है। अगर हम परफेक्ट रिजिड बॉडी की बात करें तो आइडियल रिजिड बॉडी, परफेक्ट का मतलब कौन सा होगा, आइडियल रिजिड बॉडी। तो जो परफेक्ट रिजिड बॉडी होता है उसमें याद ही रखना है कि वो आइडियल है, तो उसमें जो स्ट्रेन होगी वो ज़ीरो होगी, जो स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। तो एमसीक्यू ये आ रहा है कि उस परफेक्ट रिजिड बॉडी के आप इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा, तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन तो उसमें ज़ीरो है, तो इसका जो इलास्टिक मॉडुलस होगा वो इनफाइनाइट होगा। ये एमसीक्यू बहुत कॉमन है। अगर आपका कभी एमसीक्यू आ जाए परफेक्ट रिजिड बॉडी का इलास्टिक मॉडुलस कितना होगा, तो हम ये बोलते हैं कि परफेक्ट रिजिड बॉडी का इलास्टिक मॉडुलस जो होगा वो इनफाइनाइट की इक्वल होगा। मैंने इलास्टिक मॉडुलस के एमसीक्यू आपको इसलिए नहीं करवाए कि इलास्टिक मॉडुलस के अपने एमसीक्यू अगर आ जाए तो वो, वैसे मैंने कभी देखा नहीं, यूँ आता है क्वेश्चन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है ना फार्मूला। अब असल में इलास्टिक मॉडुलस में कौन सी स्ट्रेस है, कौन सी स्ट्रेन है, उसके अकॉर्डिंग इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट होगा। तो इसलिए इस फॉर्म के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हाँ, अगर कभी कोई आ जाए तो आप कर सकते हैं कैलकुलेट, आपको स्ट्रेस गिवन हो, मतलब नेचर ऑफ स्ट्रेस ना बताइए कौन सी है, स्ट्रेस गिवन हो स्ट्रेन गिवन हो तो आप इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर बच्चे इसी चीज़ से कंफ्यूज होते हैं ना, वो कहते हैं सर देखिए आप अभी कह रहे हैं कि स्ट्रेस गिवन हो स्ट्रेन गिवन हो तो इलास्टिक मॉडुलस कैलकुलेट हो सकता है, इसका मतलब क्या है, अगर आप स्ट्रेस चेंज कर दें तो इलास्टिक मॉडुलस का आंसर क्या वही आएगा। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है। आप मुझे कहते हो कि हम लोगों ने उस बॉडी की मास चेंज कर दी, हमने इस बॉडी की मास चेंज कर दी, तो आप लोगों ने मास जब चेंज किया तो यहाँ पर तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो मास चेंज हुई तो साथ में वॉल्यूम भी तो चेंज हो गया ना। अगर आप लोगों ने बॉडी की मास चेंज की ना, मतलब आयरन का सवाल माइंड में रखो, आयरन की आप लोगों ने मास चेंज की, ज़्यादा बड़ी मास कर दी 5 kg की बजाय 10 kg की, तो नीचे वॉल्यूम भी तो उसका चेंज हो गया ना, तो डेंसिटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए इस तरह ना सोचा करें कि अगर हम इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, या डेंसिटी के अगर क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, आपको मास गिवन होगी वॉल्यूम गिवन होगा तो आप लोग डेंसिटी निकालेंगे, आपको ये और मास गिवन होगी, मे बी सपोज करें उन बॉडीज़ का वॉल्यूम मैच ही कर जाए तो डेंसिटी का आंसर कुछ और आ जाएगा। तो हमें तो नहीं पता मटेरियल चेंज हो रहा है या मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए उन कंसेप्ट अपनों को ख़राब ना करें कि आप कहते हैं हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर डिफरेंट आते हैं। वैल्यूज जब आप पुट करते हैं तो आप लोगों ने कहाँ पर लिखा होता है क्वेश्चन में कि मटेरियल सेम है, क्वेश्चन में मटेरियल सेम की बात तो नहीं हो रही होती, वो तो जनरल वैल्यूज लिखी होती हैं, तो उससे आंसर डिफरेंट इसलिए आते हैं कि वो मटेरियल बेसिकली डिफरेंट होता है। अगर आपका मटेरियल सेम हो तो उसका मॉडुलस की वैल्यू सेम आएगी। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तभी मैं इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात करूँगा, वो आपको सही कंसेप्ट समझ आ जाएगा। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस की, कि इलास्टिक मॉडुलस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस में किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ यंग मॉडुलस के क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ इलास्टिक मॉडुलस वैसे 3 होती हैं, लेकिन क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे आपको हमेशा यंग मॉडुलस के ही नज़र आएंगे। यूएचएस में तो वैसे भी यंग मॉडुलस ही है, बाकी मॉडुलस हैं भी नहीं, ये नहीं कि मैं बाकी नहीं पढ़ाऊँगा, बाकी भी पढ़ाऊँगा, लेकिन क्वेश्चन इसी के आएंगे। और मॉडुलस कोई भी हो, सबकी यूनिट और डायमेंशन जो है वो चारों जो पहले लिखे हैं उनके साथ सेम होती है। इलास्टिक मॉडुलस की टाइप है नहीं, तो जो इलास्टिक मॉडुलस की यूनिट होगी इसकी टाइप्स की यूनिट तो सेम ही होगी ना। यंग मॉडुलस को वाई लिखते हैं, अच्छा कुछ यूनिवर्सिटी में यंग मॉडुलस को वो गैमा भी लिखते हैं, ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर वाई ही यूज़ होता है यंग मॉडुलस के लिए। यंग मॉडुलस रेशियो होती है टेंसाइल स्ट्रेस की टू द टेंसाइल स्ट्रेन के साथ। इट इज़ अ रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। ये टेंसाइल स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेन के साथ रेशियो होगी। टेंसाइल स्ट्रेस की सिंबल हम लोगों ने ये यूज़ की, ये सिंबल भी लिखी है। इसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी सारे, मैं इसके क्वेश्चन बाद में करवाऊँगा। इस फार्मूले के, इस फार्मूले के आप 3 तरह से अपने पास लिख लें, स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिख लें, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन की फॉर्म में भी लिख लें, स्ट्रेस ओवर यंग मॉडुलस। इसके आप लोगों ने न्यूमेरिकल की बच्चों प्रैक्टिस करनी है, बड़ा आसान। टेंसाइल स्ट्रेन गिवन हो, टेंसाइल स्ट्रेस गिवन हो, यंग मॉडुलस बता सकते हैं। यंग मॉडुलस हो, टेंसाइल स्ट्रेन गिवन हो, स्ट्रेस बता सकते हैं। स्ट्रेस गिवन हो, यंग मॉडुलस गिवन हो तो स्ट्रेन बता सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन का जब क्वेश्चन टेंसाइल स्ट्रेन, अच्छा सिंपल भी स्ट्रेन लफ्स लिखा हो ना अगर किसी सवाल में, सिंपल स्ट्रेन भी लफ्स लिखा हो वो टेंसाइल स्ट्रेन ही होती है। ये स्ट्रेन के साथ कुछ ना लिखा हो
वो कौन सी होती है? वो टेंसाइल ही आप लोगों ने रखनी है माइंड में। जिस स्ट्रेन के साथ क्वेश्चन लिखा हो वो टेंसाइल होगी, ये बताया मैंने आपको। तो इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस के क्वेश्चन आते हैं ना, हमारे पहले माइंड में सुई अटकी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया पे। हम अपनी फोर्स को घुसेड़ना जा रहे होते हैं। समटाइम डाटा में फोर्स गिवन भी होती है, एरिया गिवन नहीं होता, तो आप परेशान हो रहे होते मैं एरिया किधर से निकालूं। तो आप ये भी सोचें कि स्ट्रेस इधर से भी तो कैलकुलेट हो सकती थी ना, स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल की बजाय इधर से भी तो कैलकुलेट हो सकती थी। इस तरह सोचना है बात को। मतलब वो जो फार्मूले आप देखेंगे उसमें डाटा ये नहीं कि आपको सीधा सीधा ये गिवन होगा, इसमें फोर्स फोर्स गिवन होगी, स्ट्रेस अगर पूछेगा एक ऐसी चीज़ मिसिंग होगी जिससे आप क्वेश्चन हल नहीं कर पा रहे होंगे। तब ये भी याद रखें, जब आपको कभी यंग मॉडुलस या स्ट्रेन के वर्ड यूज़ हो जाए तो स्ट्रेस फिर फोर्स पर यूनिट एरिया की बजाय आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इनके थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वो मैं नहीं करवाऊंगा। वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद पुट करनी है, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। मतलब जो थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना वो करवाऊंगा मैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन जो होगी वो डेल्टा एल ओवर एल होती है। अगर इस फार्मूले को थोड़ा बाइज्जत तरीके से लिख सें तो बन जाएगा एफ एल ओवर ए इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि यंग मॉडुलस के लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? यंग मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ये ठीक है? ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। यंग मॉडुलस इनमें से किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यंग मॉडुलस ना फोर्स पे डिपेंड करता है। देखें, जो बातें इलास्टिक मॉडुलस के लिए हुई हैं वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यंग मॉडुलस जो है वो बेसिकली डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? इन में से किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। और सेकेंडली अगर हम देखें तो उसका टेम्परेचर के साथ बच्चों कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन होगा। बस ये बातें याद रखें। यंग मॉडुलस एफ एल ए डेल्टा एल पे डिपेंड नहीं कर रहा। लिख दूँ एक आधी बात, यंग मॉडुलस का फोर्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है, कोई नहीं, कोई लिख देता। तो फिर ये फार्मूला क्यों है? पता नहीं क्यों है, शुगर लगाया है इसलिए हमारे साथ। ठीक है, फार्मूला ठीक है, ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है, ये फार्मूला ठीक नहीं है। ठीक है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है इनमें से किसी भी चीज़ के साथ। इसका एक क्वेश्चन लिख लें, वैसे मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। अच्छा, इसमें अब सवाल तो आएंगे ना आपके ना, सवाल सपोज करें किसके आएंगे? फोर्स कैलकुलेट करने के सवाल आएंगे। मैं एक आधा लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। फोर्स को सब्जेक्ट बना लो, यंग मॉडुलस एरिया डेल्टा एल ओवर एल। यंग मॉडुलस का भी सवाल आएगा, ये नहीं उसका नहीं आएगा। एफ एल ए डेल्टा एल गिवन होगा तो यंग मॉडुलस निकल आएगा। फोर्स भी इधर से कैलकुलेट हो सकती है, इधर से डेल्टा एल भी कैलकुलेट हो सकता है। डेल्टा एल क्या चीज़ है? एक्सटेंशन। ये तो पता है ना, एल ओरिजिन लेंथ, डेल्टा एल एक्सटेंशन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एफ क्या चीज़ होगी? फोर्स। वो कहते हैं कि वायर उसमें एक्सटेंशन बताएं तो डेल्टा एल को ऊपर ले जाएं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? डेल्टा एल का फॉर्मूला बन जाएगा एफ एल ओवर ए इंटू यंग मॉडुलस। इस तरह मैं अब कितने फार्मूले लिखूं, आप लोगों ने खुद याद रखना है कि इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके न्यूमेरिकल आएंगे इन फार्मूलाज के। इस तरह के आप किसी को भी सब्जेक्ट बनाकर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एक आध हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, मैं आपको वैसे प्रैक्टिस के लिए एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। लिख लें अपने पास, लिखें इलोंगेशन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। elongation of a steel bar, आप लोगों ने बतानी है। इफ इट इज 1 मीटर लॉन्ग, कह रहे elongation ऑफ स्टील बार बताओ, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? ये ऊपर वाले मैंने लिख दिया, डेल्टा एल आप लोगों से पूछ रहा है। elongation ऑफ स्टील बार बताओ इफ इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया when subjected to a pull of 1.5 into 10 raised की पावर 4 न्यूटन, एंड यंग मॉडुलस किसकी? स्टील की बात कर रहा है तो उसका यंग मॉडुलस गिवन होगा 2 इंटू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपको समझ आ गया आप लोगों ने इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। ये फार्मूला यूज़ होना, देखिए इसमें क्या चीज़ चाहिए? फोर्स चाहिए, है फोर्स। लेंथ चाहिए, बिल्कुल है लेंथ। एरिया में, एरिया आपको चाहिए, एरिया थोड़ा बदल होना, मीटर स्क्वायर तो इतना बड़ा एरिया किधर से आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर, तो पता नहीं गुलाब किस्म की स्टील की वायर होगी, इतनी बड़ी तो है ही नहीं। कल हम कह रहे थे थिक वायर महंगी होती है, आज 1.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर की थिक वायर लेके बैठ के सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, जज्बाती हो गया था। ठीक है,
अच्छा ये आपको समझ आ गया, आपको क्या गिवन है, इसमें थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। लेंथ होगी एंड एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। 1.5 इंटू पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यंग मॉडल्स भी मैंने डेल्टा एल आप वैल्यूज पुट करके खुद सॉल्व कर लेना। गलती इधर से होगी, इसकी यूनिट चेंज होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 1.5 इंटू पावर -4 मीटर स्क्वायर करेंगे, -2 नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। इसका आप डेल्टा एल निकाल लेना, ठीक है। एंड पे आपका डेल्टा एल का आंसर आएगा 0.5 इंटू पावर -3 मीटर, या आप इसको मिलीमीटर में लिखना चाहें तो 0.5 क्या लिख सकते हैं, मिलीमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के लिए दे दी है कि अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपली बच्चों उसमें वैल्यूज पुट करके उसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद आपसे ये हो जाएगा, इसमें अब आपको इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा, ठीक होगी बात। तो ये आपका 0.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। मेरे पास जो ब्लैक मार्कर है उनमें से कोई भी सही नहीं लिख रहा, ये शायद थोड़ा बेहतर लिख रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यंग मॉडल्स का में आइडिया तो हो गया किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, बस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। और टेम्परेचर के साथ हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है इसका कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। मैं इसके कुछ क्वेश्चन वो करवाता हूँ जो जनरली इस चीज़ से हट के हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखता हूँ एक एमसीक्यू, सारे बेसिक प्रैक्टिस दोबारा से करवा देता हूँ, कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे। मैं लिख रहा हूँ विच, ये बिल्कुल बेसिक एमसीक्यू लिख लो क्योंकि हमारे कोर्स में है ही सिर्फ यंग मॉडल्स और ईटा में बताया कि क्वेश्चन इसी के आते हैं जिसकी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी मैं ऊपर वैसे समझा चुका हूँ फॉर यंग मॉडल्स, लेकिन ये यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू आता है बार बार, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यंग मॉडल्स, डायरेक्ट रेशन लेंथ के साथ, एरिया के साथ इनवर्स, डेल्टा एल के साथ इनवर्स, ऑल ऑफ नन। ये सवाल है जनाब उसका। वो कहते हैं विच द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर यंग मॉडल्स। हमें पता है यंग मॉडल्स का लेंस के साथ एरिया के साथ कोई लिंक नहीं है, इसका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ अबव होगा, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आसान आसान से सवाल है, मैं जल्दी जल्दी से लिखता जाता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। नेक्स्ट सवाल आ गया जी, नेक्स्ट सवाल ये आ गया कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन, अच्छा मैं यंग मॉडल्स को ऑनवर्ड वाई लिखता जाऊँगा, ठीक है। व्हाट इज इफेक्ट ऑन यंग मॉडल्स ऑफ copper wire, what is effect on young modulus of copper wire if we double its length and half the area of cross section and half the area of cross section। कहता है लेंथ को डबल कर दें कॉपर वायर की और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें। इस तरह के ऑप्शन होंगे, वाई होगा, उसका यंग मॉडल्स 8y हो जाएगा, उसका यंग मॉडल्स जो है वो 2y हो जाएगा, वाई कैसे डालते हैं, और इसका यंग मॉडल्स 4y हो जाएगा। देखिए अभी हमारे क्या बात हुई है कि यंग मॉडल्स का जो फार्मूला है वो न्यूमेरिकल तो हम इससे हल करेंगे एफ एल ए इंटू डेल्टा एल से, न्यूमेरिकल तो हल होंगे, लेकिन इस तरह के जो सवाल होते हैं इसको डबल कर दें, इसको हाफ कर दें, इसको हाफ करें, इसको डबल करें, उस तरह के सवालों के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि यंग मॉडल्स किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। मटेरियल तो कॉपर ही है ना, कॉपर को खींच के आप उसकी लेंथ को डबल करें, एरिया को डबल करें, डेल्टा एल कुछ भी हो जाए, फोर्स पे मर्जी लगाएं, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, कॉपर तो कॉपर ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इस तरह के सवालों को आप इस फार्मूले से हल नहीं करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब ये ना करना कि फिर डबल द लेंथ, लेंथ को आप लोगों ने 2l लिखा, एरिया ऑफ सेक्शन को हाफ किया तो a/2 हुआ, 2 ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आप लोगों ने बोल दिया जनाब धड़ाम से 4 टाइम होगा। वो फार्मूला अप्लाई इस पे नहीं होगा, समझ आएगी बात। अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो वही गलती कर रहा है कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में RA/L होता है ना, तो इस समय एरिया को सवाल डबल क्वेश्चन आ गया ना, वायर के एरिया को डबल कर दें, लेंथ को हाफ करें, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या आप इसको डबल और इसको L/2 लिखोगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे इस पर। इस तरह डबल हाफ के लिए फार्मूला अप्लाई उस पर नहीं होगा। कब अप्लाई होगा, हाँ ये किसी मटेरियल के कहते हैं रेजिस्टिविटी बताएं, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू 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 रिलेशन नहीं, वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू, एरिया की वैल्यू गिवन हो तो फिर आप यहाँ से रेजिस्टिविटी और यहाँ से यंग मॉडल्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसको डबल शबल करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई है कि इसका आंसर वाई ही होगा। एक और कुछ घिसे पिटे 3-4 और सवाल मैं आपको करवाता हूँ अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लिख लें कि
what is effect on young modulus of a steel wire if we increase its temperature? What is the effect on young modulus of a steel wire if increase its temperature? ये मैं आपको समझा चुका हूँ अभी, ठीक है। ऐसे मैंने करवा दिया है कि प्रैक्टिस हो रही चलो। इंक्रीज लिख लें, डिक्रीज लिख लें, young modulus कांस्टेंट रहेगा, ऑल आर पॉसिबल। वो कह रहे हैं व्हाट इज इफेक्ट ऑन यंग मॉडल्स स्टील इफ इंक्रीज द टेम्परेचर। इंक्रीज वर्ड यूज हो गया तो ऑल आर वाली बात तो खत्म होगी ना। हमें पता है यंग मॉडल्स का टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर कम करोगे तो यंग मॉडल्स उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर को कम करने से यंग मॉडल्स इंक्रीज कर जाता है। सॉरी इसने इंक्रीज बोला है, तो इस केस में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यंग मॉडल्स पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका ऑप्शन फिर कौन सा होगा, बीटा ऑप्शन हम चूज करेंगे। वैसे इसके डिक्रीज के क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, डिक्रीज के क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली इसी चीज़ के आते हैं कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो यंग मॉडल्स जो है वो पहले से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। असल में जो मालिक्यूल, कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, कोई भी जो सब्सटेंस होता है, जब हम उसके जो मालिक्यूल्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें ना, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके मालिक्यूल किस जगह रहना चाहते हैं, ये कंसेप्ट बस आप अपना क्लियर करें ना। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, वैसे तो बात केमिस्ट्री की है लेकिन समझ लें। देखिए केमिस्ट्री में शायद मेरे वक्तों में तो केमिस्ट्री में ऐसी बातें थी, मैंने एक सिर्फ चीज़ समझे ना कि क्योंकि अक्सर बच्चों को लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा वैलिड रहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इधर से समझें, और ये इनके दरम्यान में जो स्प्रिंग है वो किसको शो कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को शो कर रहे हैं। अब ये जो कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, कोई भी जो सब्सटेंस होता है, मतलब उसके मालिक्यूल्स के दरम्यान में ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम आर नॉट कह देते हैं ना। आर नॉट बेसिकली जो होगा वो उससे, जिसे हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं ना, इस आर लेंथ को आर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं ना। ये सिर्फ समझिए कि जब हम किसी मालिक्यूल को अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब किसी सब्सटेंस को आप यूँ खींचते हो ना, यूँ खींच कर ले जाते हो तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो मटेरियल क्या करता है अपनी इलास्टिसिटी की वजह से, मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी की वजह से ये करता है कि वो दोबारा उसको आर नॉट पे लेकर आता है। दोबारा किस पे लेकर आता है, बॉन्ड लेंथ पे लेकर आता है। स्प्रिंग है ना, वो आप दूर लेकर जा रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, वो इसको यूँ खींच रहे हैं, कहते हैं इधर ही रहने दो यार क्या कर रहे हो, अब ले जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको यूँ कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं तो फिर भी तो आप लोगों ने बॉन्ड लेंथ को डिस्टर्ब कर दिया ना। तो बॉन्ड लेंथ किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है, कंप्रेस करने से डिस्टर्ब होगी तो वो दूर जाना चाहेंगे, मालिक्यूल कहेंगे यार हमने इधर ही रहना है। आप दूर लेकर जाना चाहेंगे, वो इसी पे रहना चाहेंगे। तो ये ना आप सोचें कि अगर आप इनको करीब कर देंगे तो ये कहेंगे चलो अच्छा हुआ हम करीब हो गए। तो अगर आप इनको इस बॉन्ड लेंथ से दूर करेंगे तो वो क्लोज आना चाहेंगे, और अगर बॉन्ड लेंथ से क्लोज करेंगे तो फिर वो दूर जाना चाहेंगे। ये बेसिकली बिहेवियर होता है किसी भी मालिक्यूल को। और हमें पता है कि इस इंटरमालिक्यूलर फोर्स की वजह से मालिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। ये ग्राफ छोटा सा देख लें, क्योंकि आगे मुझे इस ग्राफ को, इस ग्राफ का इंस्टीट्यूट नहीं आ सकता फिर उसमें, लेकिन मैंने आगे वो एक टॉपिक पढ़ाना है तो उसमें काफ़ी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको ये ग्राफ केमिस्ट्री वाला याद हो, हमारे वक्तों में तो होता था कि हम इधर पोटेंशियल एनर्जी लेते होते थे और इधर हम आर ले लेते होते थे। आर मैं बोल रहा हूँ इंटर मालिक्यूलर IM डिस्टेंस, इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस पूरा लिख लेना, बाद में भूल जाती है एब्रीवेशन। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मेरे मार्कर में काम है इसलिए मैं IM लिख रहा हूँ। इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस लिख लो बस, आर रेडियस नहीं है, इंटर मालिक्यूलर डिस्टेंस है। तो इसका हमें पता है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कैसे पोटेंशियल एनर्जी होती थी। तो हम जब ग्राफ प्लॉट किया करते थे तो कुछ इस तरह के इसका ग्राफ हम बनाते थे, ये इस टाइप का ग्राफ बनाते। और हमें पता है कि ये बेसिकली ये बॉन्ड लेंथ जब बनती है, जब बॉन्ड लेंथ आती है, हमें पता है बॉन्ड लेंथ के ऊपर आकर, बॉन्ड लेंथ कब बनती है वैसे केमिस्ट्री में, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। बॉन्ड लेंथ कब होगी, हमें पता है इधर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। तो इस जगह पर देखें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है,
तो मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बॉन्ड लेंथ उस वक्त आती है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके ऊपर ये वाली जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम आर नॉट कहते हैं, ये बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर असल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है किसी भी मटेरियल की। अगर आप उसको वहाँ से छेड़ते हैं ना, अगर उसको वहाँ से आप छेड़ते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है, वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है। तो मैं बात ये सारी समझाने की कोशिश कर रहा था। बात शुरू हुई थी टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भला क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना किसी मटेरियल का, तो वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। वाइब्रेशन से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होने से, देखिए ना, ये बॉन्ड लेंथ है ना, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होने से उस मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो एक्सपेंशन ही होती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज एक्सपेंशन, टेम्परेचर इंक्रीज कंप्रेशन तो है नहीं, तो टेम्परेचर इंक्रीज से एक्सपेंशन ही होती है। उससे वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर मतलब बॉन्ड, इधर ग्राफ जाएगा, ग्राफ इधर क्यों जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर ग्राफ जाने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर आप एक लेवल से टेम्परेचर कम करना शुरू कर देना, ये सिर्फ बात समझानी थी मैंने। तो लोग समझे शायद टेम्परेचर कम करने से चीज़ें ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। देखिए टेम्परेचर कम करने से क्या हो जाएगा कि आपका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगा। तो कम होने से ये भी तो हो सकता है ना कि वो इस रीजन में जाना शुरू हो जाए, तो फिर भी तो वो स्टेबल नहीं रहा ना, क्योंकि वो चीज़ें स्टेबल किस चीज़ पे है, बाउंड लेंथ पे स्टेबल है। तो ये बातें आप लोगों ने थोड़ी सी याद रखनी है कि टेम्परेचर की वेरिएशन से आपके पास ये जो बाउंड लेंथ होती है वो दोनों तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। बॉन्ड लेंथ से डिस्टेंस ज़्यादा करें, बॉन्ड लेंथ से डिस्टेंस ज़्यादा करें तब भी मटेरियल अनस्टेबल होता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और बॉन्ड लेंथ से डिस्टेंस कम करें तब भी मटेरियल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। बॉन्ड लेंथ के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इस ग्राफ को आप लोगों ने इन जनरल माइंड में रखना है कि कभी भी किसी मटेरियल का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वेश्चन आ जाए उसकी पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो आप लोगों ने याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ पे मिनिमम, बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ से कम करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ेगी। समझेगी बात की? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्लेन। तो पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने मिनिमम रखनी है, वो इस जगह पर मिनिमम होगी। ये आप लोगों ने बस मटेरियल में बात याद रखनी है कि किसी भी मटेरियल की हम ये चाहते हैं वो स्टेबल खुद को कब फील करता है। कोई भी मटेरियल स्टेबल खुद को उस वक्त फील करेगा जब उस मटेरियल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बचे उस वक्त क्या होगी, मिनिमम आप लोग रखेंगे। एक दो और बड़े सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is correct if we increase the length of rod 3 times, if increase the length of rod 3 times। इसके दो तरह के ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन एक ही, स्टेटमेंट एक ही है, लेकिन ऑप्शन दो तरह के बन सकते हैं। एक ऑप्शन तो आपके इस तरह के बनेंगे, चले मैं ये वाले पहले लिखता हूँ। एक ऑप्शन तो बच्चे ये होंगे, मतलब और एक ऑप्शन आपके इस टाइप के होंगे। स्टेटमेंट सेम है, ऑप्शन सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है। ये भी देखना है। चले इसी को लिखना है, इसी को बना के उधर चेंज कर दूंगा, वो बात दोबारा वही मुझे लिखनी पड़ेगी। लेकिन यंग मॉडल्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। इस स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इस स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि ये n-1 होती है। ये स्ट्रेन क्या होगी, क्या क्वेश्चन है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रॉड 3 टाइम्स। लेंथ ऑफ रॉड को कितने टाइम इंक्रीज कर दें, 3 टाइम। तो आपसे स्ट्रेन पूछ सकता था कि बट इस टेंसाइल स्ट्रेन या सिंपल स्ट्रेन बोले तो टेंसाइल ही होता है, पहले भी लिखा था सिंपल स्ट्रेन टेंसाइल ही होता है। इफ यू इंक्रीज इट्स लेंथ 3 टाइम तो कितना हो जाएगा, n की जगह 3-1 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस फार्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो स्ट्रेस ओवर कौन सा हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि यंग मॉडल्स का जो फार्मूला होगा, यंग मॉडल्स इक्वल टू सिग्मा बाई क्या होगा, 2 होगा। तो
कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ये ऑप्शन ठीक हो गया ना। ये मैं कह रहा था कि इधर तो क्वेश्चन को मैंने यंग मॉडल्स की फॉर्म में लिखा है ना, ये वाला सेम क्वेश्चन आपका स्ट्रेस की फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ। इसी को अगर स्ट्रेस की फॉर्म में लिखूँ तो 2 टाइम्स ऑफ यंग मॉडल्स हो जाएगा। इसी को अगर स्ट्रेस की फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, 4 टाइम ऑफ यंग मॉडल्स एंड सो ऑन, मतलब इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में कोई भी सब्जेक्ट बन सकता है, मतलब यंग मॉडल्स कम सब्जेक्ट होता है, ज़्यादातर ये वाला क्वेश्चन में स्ट्रेस को सब्जेक्ट बनाकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप हल तो इधर से करेंगे, यंग मॉडल्स सिग्मा बाई 2 होगा, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा इधर से। और अगर सिग्मा की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, 2y के इक्वल होगा, फिर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बस ये थोड़ी जो पुराना आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, आपको समझ आई है ना, कि मैंने जब आपको कहा था ना आप इसको डेल्टा एल के चक्कर में जाने के बजाय इस फार्मूले से कर लें, वो इसलिए कहा था कि हमें जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उस वक्त इतना जल्दी आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होता। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको n-1 की फॉर्म में लिख के याद करें, तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आप लोगों से अटैम्प्ट हो जाएगा, तो उसमें एरर आने के ऐसा कोई चांसेस नहीं होते, ठीक है। एक और इसका बहुत बेसिक सही एमसीक्यू देखते हैं। इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कहता है कि विच ऑफ दी, वही एमसीक्यू मैं ऊपर वाला चेंज करके लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट चेंज हो रही है एमसीक्यू ऊपर वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ young modulus become equal to, if ये लिख लो, इसी सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। ये कर लेते हैं, इफ जो है young modulus become equal to sigma by 2, ये कर लेते, if young modulus equal to sigma by 2, ठीक है, वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया। या ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, if stress equal to 2 times of young modulus, which of the following is correct if young modulus equal to sigma by 2 आ जाए या स्ट्रेस इक्वल टू 2 टाइम्स आ जाए। अब आपको समझ तो आ गया ना, इस जगह पर कोई भी चेंज आ सकती है। तो इसके ऑप्शन इस तरह के लिखे होंगे, यानी इसके ऑप्शन इस तरह के आपके लिखे होंगे कि जो लेंथ में चेंज आ रही है, लेंथ में जो डेल्टा एल क्या चीज़ है, जो लेंथ में चेंज आ रही है वो आपका लिखा होगा 2 लिख रहे हैं, डेल्टा एल जो होगी 2l के बराबर होगी, डेल्टा एल इस केस में 3l के बराबर होगी, चार्ली ऑप्शन में आप लिख लें जो फाइनल लेंथ होगी वो 3 होगी, ओरिजिन लेंथ या आप इसमें लिख लें, चलिए आखिरी ऑप्शन बाद में लिख। आप एक ज़रा चीज़ समझें, देखिए स्ट्रेन का जो फार्मूला था वो था डेल्टा एल ओवर एल था, और हम लोगों ने सवाल में देखा कि हमारे इस केस में जो टेंसाइल स्ट्रेन आई थी, हम लोगों ने जब शॉर्टकट से किया तो वो उस टेंसाइल स्ट्रेन का आंसर कितना आ गया था, 2 आ गया था, टेंसाइल स्ट्रेन का आंसर 2 आया था। और इस सवाल में उसने कहा था कि लेंथ जो है वो कितने टाइम इंक्रीज हुई है, 3 टाइम इंक्रीज हुई है, यानी फाइनल लेंथ जो थी वो 3 टाइम थी किसका, ये इधर लेंथ 3 टाइम इंक्रीज हुई है, मतलब फाइनल लेंथ ओरिजिनल लेंथ का 3 टाइम थी। इसमें छोटी सी गलती होती है, बस वो नहीं करनी है आप लोगों ने। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेन तो 2 ही थी, और आप लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया, 2l0 बाई l0 नहीं हो गया था, और एंड पे हमारा आंसर वही 2 आ गया था। अब सवाल में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ दिस एंड दिस गिवन हो, तो हमें पता है कि ये वाली सिचुएशन कब होगी, जब टेंसाइल स्ट्रेन 2 की इक्वल होगी, वो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अब वो सवाल में पूछ रहा है कि आपका डेल्टा एल कितना होगा, यानी इस सिचुएशन में डेल्टा एल कितना होगा, तो डेल्टा एल तो बेसिकली 2l0 की इक्वल नहीं होगा। देखिए ना, इस सवाल में अगर उसने डेल्टा एल पूछा हुआ है, चेंज इन लेंथ कितनी हुई है, उसने पूछा था द लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज 3 टाइम्स। बस छोटी सी गलती नहीं करनी, बात तो बहुत आसान सी है, कुछ बच्चे इसको जल्दी मिला। इफ इंक्रीज द लेंथ ऑफ रॉड 3 टाइम्स, 3 टाइम क्या है बेसिकली, 3 टाइम उसकी फाइनल लेंथ है ना, वो जो लेंथ है ना, ये जो सवाल था वो पिछला सवाल है, मैंने पिछला इसलिए क्या करवाया कि मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़े ना। तो ये वाली ऑप्शन कब थी, जब लेंथ 3 टाइम इंक्रीज हुई है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें जो फाइनल लेंथ यूज हो रही थी वो 3 टाइम ऑफ ओरिजिनल लेंथ थी।
लेकिन डेल्टा एल क्या था, डेल्टा एल क्या 3 टाइम ऑफ ओरिजिन लेंथ था, नहीं, डेल्टा एल जब आप देख रहे हैं वो तो 2L नॉट था, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बोथ ए एंड सी होगा, ये करेक्ट होगा। ये बस चीज़ छोटी सी आप लोगों ने याद रखनी कि सम टाइम हम इंक्रीज इन लेंथ जो होती है वो असल में फाइनल लेंथ होती है, तो वो जो आप लोगों ने उसको मिक्स कर देते हैं, डेल्टा एल को और एल एफ को मिक्स कर देते हैं, तो डेल्टा एल जो इधर पूरा ऊपर आंसर आएगा वो डेल्टा एल होगा, ये डेल्टा एल है, ठीक है। और ये जो चीज़ आप यहाँ पर पुट करते हैं वो डेल्टा एल नहीं होता, वो कौन सी लेंथ होती है, फाइनल लेंथ होगी। तो अगर इस टाइप की कभी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप पहले क्या निकाल लें, स्ट्रेन निकाल कर फिर उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग उस पर कर लें जाके, फिर आप क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट कर पाएंगे। बात बहुत आसान सी है, बस आप एक दफ़ा इस MCQ को जिस एंगल पे मैं समझा रहा हूँ उस पर समझिएगा कि कहीं डेल्टा एल को और फाइनल लेंथ को मिक्स ना कर रहे हों। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट गिवन हो तो हम क्वेश्चन को रिवर्स सॉल्व करके डेल्टा एल और फाइनल लेंथ रिवर्स मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आज का आखिरी MCQ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बातें देखेंगे। उसमें कह रहा है कि सपोज कर लें आपके पास 2 कॉपर वायर्स हैं, 2 कॉपर वायर्स हैविंग लेंथ इन द रेशो 1:2। 2 कॉपर वायर्स हैं जिनकी हैविंग लेंथ इन द रेशो 1:2 है। द रेशो ऑफ देयर यंग मॉडल्स, द रेशो ऑफ देयर यंग मॉडल्स, तो उनके यंग मॉडल्स की रेशो की बात करें, 1:1 होगी, 1:2 होगी, या इसमें 2:1 होगी, और डेल्टा ऑप्शन होगा 1:4 होगी। इसमें वही गलती कुछ बच्चे जल्दी में करते हैं, तो कहते हैं यंग मॉडल्स का फॉर्मूला FL/A इंटू डेल्टा एल है। इसमें 2 वायर्स हैं तो यंग मॉडल्स का लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं Y1/Y2 इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, L1/L2 लिख लेंगे। तो लेंथ की रेशियो कितनी गिवन है, 1:2 गिवन है, तो यंग मॉडल्स की रेशियो 1:2। ये बात पता चल रहा है सानों को रॉन्ग बात है, इसको इस तरह हल करना तो गलत है ना। क्यों इसको इस तरह हल करना रॉन्ग है, क्योंकि ये कौन सी वायर्स है, 2 कॉपर वायर्स हैं। 2 कॉपर वायर्स के ऊपर लिख लें मटेरियल तो सेम है, मटेरियल तो सेम है ना, दोनों कॉपर की वायर्स हैं। अगर मटेरियल सेम है तो इसका मतलब क्या है, अगर मटेरियल सेम है तो दोनों का यंग मॉडल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मटेरियल सेम है तो यंग मॉडल्स को मस्ट सेम होना चाहिए। अगर यंग मॉडल्स सेम होगा तो फिर आंसर क्या होगा, 1:1 ही आंसर होगा। तो इस पर आप लोगों ने इस अप्रोच को यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये बात आपको पता है ना, इस तरह फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। जब इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता तो इस तरह तो फिर एग्जिस्ट, इस तरह भी तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, आप रेशियो तो उसकी नहीं बना सकते ना। तो अगर 2 कॉपर वायर उस सेम मटेरियल गिवन है तो इस केस में आप लोगों ने फिर बच्चों डायरेक्ट उसको लिख देना है, मटेरियल अगर सेम होगा तो यंग मॉडल्स भी सेम होगा। अगर यंग मॉडल्स सेम है तो रेशियो 1:1 की बनाएगी। बस यहीं तक वाइंड अप करते हैं।